लेकिन वे लोग वही रुकने वाले कहाँ थे? अरे, वो कोई आम और खूंखार सी क्लैन सदस्य नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ सी स्पिरिट है ना? और वह भी एक स्त्री। अगर कोई उसे खरीद ले, तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। हर बात ध्यान से सुन रही मिंग है अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत कहा, मैं देखना चाहती हूं। मैंने सी स्पिरिट के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, असल में कभी नहीं देखा। क्या हम चलकर एक नजर देख सकते हैं? लिन तूने अपने अनुभव के आधार पर कहा, मेरे हिसाब से यह जाति आसानी से देखने को नहीं मिलती। सी स्पिरिट क्लैन सच में बहुत दुर्लभ होता है। ज्यादातर सी क्लैन के लोग देखने में बहुत भयानक होते हैं। उनके दांत नुकीले होते हैं, शरीर पर पंख या शल्क होते हैं, हाथ पांव झिल्लीदार होते हैं और पूरे शरीर से मछली जैसी गंध आती है। उन्हें देखते ही पहचान लिया जाता है। सी स्पिरिट क्लैन भी सी क्लैन की एक शाखा है, लेकिन बाकी दो शाखाओं की तुलना में वे इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके बाद लिन तू मिंग हे को डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड के बाजार में ले जाने पर राजी हो गया, ताकि वे जाकर खुद देख सके। लोगों के बीच ये भी कहा जा रहा था, और सी स्पिरिट क्लैन की स्त्रियां तो ज्यादातर बेहद खूबसूरत होती हैं। उनके शरीर से एक सुगंध भी आती है। ऐसे में उनका बहुत कीमती माल बन जाना तो तय है। उसी दौरान एक आदमी ने हाथ उठाया और सामने खड़ी सुंदर स्त्रियों को गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 9, कुल 9 सुंदरियां। किसी ने हंसते हुए कहा, लगता है ये आदमी पिछले जन्म में बड़ा आशिक रहा होगा। दूसरा बोला, यहां तो सब लोग इन सुंदरियों को देखने के लिए ही जमा हुए हैं। यह आखिर किस घराने का लड़का है? मैंने इससे पहले कभी इतनी सारी सुंदरियां एक साथ नहीं देखी। इसे तो लग रहा होगा जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लिन तू और मिंग हे भी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे, ताकि ठीक से देख सके। फिर लिन तू ने सामने इशारा करते हुए पास खड़े एक आदमी से पूछा, माफ कीजिए, बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए? लिन तू का सवाल सुनते ही उस आदमी को समझ आ गया कि वह यहां का रहने वाला नहीं है। उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या आप बाहर से आए हैं? फिर उसने सामने खड़े लोगों की ओर इशारा किया और अंदर जाने की शर्त समझाने लगा। मर्चेंट गिल्ड में घुसने के लिए टिकट नहीं चाहिए, लेकिन पहले अपनी संपत्ति दिखानी पड़ती है। अगर आपके पास 10,000 टेल्स का बैंकनोट नहीं है, तो आप अंदर जाने के योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन लिन तू तो सच में बहुत बड़ा धनवान था। उसने बिना हिचक सीधे पैसा निकाल लिया। 10,000 टेल्स, क्या इतना काफी है? द्वार पर खड़े लोगों ने जैसे ही इतनी बड़ी रकम देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। सच ही कहा जाता है, पैसा बहुत कुछ कहलवा देता है। अगले ही पल लिन तू को बहुत आदर के साथ अंदर ले जाया गया। कृपया अंदर आइए। सर, आपका यहां आना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। ये सब देखकर वो आदमी दंग रह गया। लिन तू की शानो शौकत देखकर वो आदमी हैरान रह गया। आखिर यह यंग मास्टर है कौन? डोंगहाई में ऐसा बड़ा आदमी कब से आने लगा? जैसे ही लिन तू अंदर पहुंचा, एक बड़े जलपात्र के भीतर से आवाज गूंज उठी, आप सब बारीक नजर रखने वाले लोग हैं। साधारण सी क्लैन सदस्यों को तो आप बहुत बार देख चुके होंगे। उस टैंक के भीतर एक बेहद सुंदर युवती बंद थी, और उसके दोनों हाथ भारी जंजीरों से कसकर बांधे गए थे। आवाज फिर गूंजी, इसीलिए हमारा डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड आपके लिए बड़ी कीमत चुकाकर एक सचमुच दुर्लभ खजाना लाया है, एक सी स्पिरिट। निंगर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह सी स्पिरिट है। ये तो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। सामने खड़ा एक मोटा व्यापारी उस सुंदर युवती को देखकर बोला, डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड, तुम कैसे साबित करोगे कि यह सच में सी स्पिरिट है? ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी सी स्पिरिट नहीं देखा, लेकिन यह औरत किसी असली सी स्पिरिट जैसी नहीं लग रही। यह सुनते ही व्यापारी फौरन आगे बढ़ा और जंजीर खींचकर उस युवती के कोमल हाथ बाहर दिखाने लगा, ताकि सामने वाला उन्हें सूंघ सके। वह बोला, हमने इस सी स्पिरिट स्त्री को ब्लैक मार्केट से बहुत भारी कीमत देकर खरीदा है। इसकी जांच भी हो चुकी है। अगर यकीन न हो तो पास आकर खुद सूंघ लीजिए। सी स्पिरिट के शरीर से एक अलग तरह की खुशबू आती है। सामने वाले ने सूंघ कर कहा, सच में इसमें मीठी सी सुगंध है। उस युवती ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसे रस्सी से मारा गया और दर्द से उसका चेहरा तड़प उठा। लेकिन व्यापारी बेपरवाही से उसका परिचय देता रहा। यह सी क्लैन की भाषा भी बोल सकती है। यही इसकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। फिर उस युवती ने कुछ शब्द कहे, क्वाइन टुओंग डॉन होआ बॉन्सन। ये सुनते ही लिन तू पूरे 5 सेकंड के लिए वहीं थम गया। ये अभी इसने क्या कहा? उसने मन ही मन सोचा, जो ये बोल रही है उसे न सिर्फ इंसान नहीं समझ सकते, मुझे तो शक है कि सी क्लैन वाले भी न समझ पाए। जहां बाकी लोग उसकी अलौकिक सुंदरता में डूबे हुए थे, वहीं लिन तू ने तुरंत समझ लिया कि यहां धोखा चल रहा है।
कुछ लोग इंसानी औरतों को पकड़ते हैं, फिर उनकी भीतर छिपी रहस्यमय शक्ति को जबरन जगा देते हैं और उन्हें सी स्पिरिट क्लैन की सदस्य बनाकर पेश करते हैं। ऊंची कीमत पर बेचने के बाद मौका मिलते ही भाग जाते हैं। लिंथ ने मन ही मन सोचा, इसकी एक्टिंग बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेयर ब्लॉसम गार्डन के चाइल्ड एक्टर्स से बहुत कमजोर है। और मुझे तो ये भी शक है कि वह अमीर व्यापारी भी मर्चेंट गिल्ड का ही लगाया हुआ आदमी है। उसके पास खड़ी मिंग हे को अभी तक कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हुई थी। वह तो उल्टा उस युवती को देखकर द्रवित हो उठी। ये तो बहुत बेचारी लग रही है, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? उसके पास खड़ी मिंग हे को अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा, उल्टा वह उस औरत को देखकर भावुक हो गई। ये कितनी बेचारी लग रही है, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? इसके बाद ऑक्शन शुरू हो गई। सी स्पिरिट क्लैन की एक युवती, शुरुआती बिड 10,000 टेल्स। हर अगली बोली कम से कम 1,000 टेल्स बढ़कर होगी। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही इस अनोखी सुंदरी को अपने साथ ले जा सकेगा। मैं 11,000 टेल्स, मैं 12,000, 15,000। इसी बीच मिंग हे को जैसे अचानक कुछ अजीब लगा। वो झुककर धीमे से लिंथ से बोली, असल में ये सी स्पिरिट, क्या ये नकली है? जब उस औरत को खरीद लिया गया तो वो मंच से नीचे उतरी और भीड़ के पास से गुजरने लगी। उसे पास से देखते ही लोगों का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। ये सी स्पिरिट है, यह तो श्याओ जियाओ मंडप की लड़कियों जितनी भी खूबसूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल हमारी जैसी ही दिखती है। इसके रूप में तो कुछ भी खास नहीं है, और इसे 10,000 टेल से भी ज्यादा में बेच दिया। क्या अमीर लोग सच में अंधे होते हैं? लेकिन तभी एक चादर में लिपटी हुई आकृति अचानक सामने आ गई। वो अन्ना थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस औरत को छुड़ाने आई हो, जिस आदमी ने अभी अभी उस औरत को खरीदा था। अन्ना ने सीधा उसके सीने पर वार किया। फिर उसने उस औरत की कलाई पकड़ी और उसे जितनी तेजी से हो सका वहां से खींच ले जाने लगी। भागो! लेकिन अगले ही पल सब बुलट गया। उस औरत ने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। कोई इसे पकड़ो! जिस आदमी पर वार हुआ था वो ये देखकर उल्टा खुशी से भर गया, जैसे उसकी चाल आखिर काम कर गई हो। आखिर तुम सामने आ ही गई। तभी सच सामने आया। अन्ना इसी जाल में फंस गई थी। अब चारों तरफ से लोग उसे घेर चुके थे। उसके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब और विरोध छोड़ दो। लिंतु के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह तस्करों की चाल है। यह ऑक्शन साफ तौर पर एक जाल थी, जिसका मकसद किसी असली सी स्पिरिट को बाहर खींचना था। अन्ना छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ दो। अब भीड़ को भी समझ आ गया था, तो ये है असली सी स्पिरिट लड़की। इन लालची लोगों ने बार बार छल से अन्ना को फंसाया था, और लिंतु अब ये सब चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। उसने मन ही मन कहा, यही रुको। पिछली बार भी मैंने इसकी मदद की थी, और अब ये फिर मुसीबत में फंस गई है। लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोग उससे भी ज्यादा निर्लज्ज निकले। उन्होंने उसी वक्त अन्ना को फिर से ऑक्शन पर चढ़ा दिया। 20,000 टेल्स, और इसे अपने साथ ले जाइए। अन्ना गुस्से से चिल्लाई, क्या तुमने मेरी राय भी पूछी है? भीड़ में से एक और आवाज आई, 25,000 टेल्स। इसके बाद तो लोग बिना जरा सी दया दिखाए बोली पर बोली लगाने लगे। मैं 28,000 लगाता हूं। 30,000, 33,000। उनमें से एक ने बड़ी बोली लगाते हुए कहा, 40,000 तायल। लेकिन यह भी कुछ नहीं था। लिंतु ने उससे कहीं ऊंची बोली लगा दी, 50,000 तायल। उसकी इतनी बड़ी बोली सुनकर आसपास खड़े लोग उसे ध्यान से देखने लगे। इसके पास पहले ही इतनी सुंदरिया है, फिर भी यह इस सी स्पिरिट के पीछे पड़ा है। कितना लंपट आदमी है। भले ही इसे पैसों की परवाह न हो, क्या इसे अपनी कमर की भी परवाह नहीं करनी चाहिए? लेकिन व्यापारी को यह कीमत भी पसंद नहीं आई। वो मुस्कुराकर बोला, क्षमा कीजिए, हमारी डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड ने इसे पकड़ने में बहुत मेहनत की है। हमारा इरादा तो इसे राजधानी ले जाकर ऑक्शन करने का है। उसने आगे कहा, अगर यंग मास्टर 60,000 तायल दे सकते हैं तो राजधानी में कोई 70,000 भी दे सकता है। फिर उसने चालाकी से कीमत बस एक तायल बढ़ाकर ऊंची बात बनाते हुए कहा, तो अब बोली 70,000। लेकिन वो लालची आदमी यही नहीं रुका। जब यंग मास्टर 70,000 दे सकते हैं तो शाही राजधानी के बड़े घरानों वाले 80,000 भी दे देंगे। व्यापारी को बार बार कीमत बढ़ाते देख आखिर लिंतु ने एक ऐसी बोली लगा दी कि सब दंग रह गए। 1,00,000 तायल। ये सुनते ही व्यापारी की आंखों में लालच चमक उठा। डोंगहाई में ही अगर कोई 1,00,000 तायल दे सकता है तो राजधानी में जरूर कोई 1.5 लाख, बल्कि 2 लाख तक देने को तैयार होगा। लेकिन तभी लिंतु ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने शांत स्वर में कहा, इतनी महंगी?
तो फिर मैं नहीं खरीदता। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड का इसे बेचने का इरादा था ही नहीं। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। ये लोग हमें बंदरों की तरह नचा रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं। रात ढल गई। अंधेरा खेलते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया और सब कुछ नींद में डूब गया। लेकिन लिन तो अब भी जाग रहा था। उसी समय लिंग यिन भी अपने कमरे से बाहर आई। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टहलते टहलते उसकी ओर बढ़ी। उसने धीरे से पूछा, तुम अभी तक जाग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? लिन तूने हल्के स्वर में कहा। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा बाहर निकल आया। लेकिन लिंग यिन को उसकी चिंता थी। वो समझ गई थी कि वो कुछ करने वाला है, इसलिए उसने जिद की, ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम जो करने जा रहे हो मैं समझ रही हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसका दिल भी नरम था और अन्ना की हालत देखकर उसे भी दया आ रही थी। हालांकि मुझे सी क्लैन की क्रूरता से नफरत है, लेकिन उस सी स्पिरिट लड़की की क्या गलती है? वह सच में थोड़ी बेचारी भी लग रही है। कुछ लोग तो सी क्लैन से भी ज्यादा बुरे होते हैं। चूंकि लिंग यिन ने उसके साथ चलने की ठान ली थी, इसलिए लिन तु ने भी मना नहीं किया। उसने बस कहा, चलो। और इस तरह दोनों चुपके से अपनी गुप्त योजना पूरी करने निकल पड़े। लेकिन वे ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि लिन तु अचानक रुक गया। लिंग यिन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? रुक क्यों गए? लिन तु ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लग रहा है हमने अभी पूरी तैयारी नहीं की है। उधर रात का बाजार अब भी रोशनी से जगमगा रहा था। अनगिनत व्यापारी अब भी इधर उधर भाग दौड़ में लगे थे। हालांकि रात हो चुकी थी, फिर भी वहां का माहौल सुबह जितना ही चहल पहल भरा और शोरगुल वाला था। आइए हुजूर, थोड़ा मजा लीजिए, भर कर डालो। एक बार ले लिया तो वापस नहीं होगा। आइए आइए। आखिरकार दोनों किसी तरह चुपचाप डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड के भीतर घुस गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, सुरक्षा और कड़ी होती चली गई। लिन तु ने धीरे से कहा, वो सी स्पिरिट लड़की जरूर अंदर वाले आंगन में कैद होगी। उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि जरा सी चूक भी उन्हें पकड़ा सकती थी। लेकिन वे अभी और आगे बढ़ते, उससे पहले ही लिन तु अचानक ठिठक गया। उसने सामने का दृश्य देखकर धीमे से कहा, ये एक युवती के हाथ बंधे हुए थे और एक मोटा आदमी उसके साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहां ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। लिन तो नहीं चाहता था कि लिंग यिन ये सब देखे, इसलिए उसने तुरंत उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। लिंग यिन की आवाज कांप उठी, ये बहुत घटिया है। इंसान होकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसी समय जब वह आदमी उस लड़की की ओर बढ़ा, लिन तू ने पीछे से उस पर वार कर दिया। मेरी सुंदरी! मोटा आदमी सीधा मुंह के बल बिस्तर पर जा गिरा और इस तरह लिन तू ने उस लड़की को बचा लिया। अब लिन तू को समझ आ गया था कि वह गलती से किसी पाप की गुफा में आ घुसा है। उसने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी जगह ही ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है। वे दोनों और अंदर बढ़े और एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर दो डरी सहमी युवतियां भारी जंजीरों से बांधी हुई थी। पीछे हटो! ये सब देखकर दोनों के भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। इन लड़कियों को यहां कैद करके रखा गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कमीने? तभी बाहर से अचानक तेज शोर सुनाई दिया, जैसे उनकी मौजूदगी का पता चल गया हो। रक्षक तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे, मानो लिन तू और लिंग यिन को पकड़ लेना चाहते हो। कोई अंदर घुस आया है, सावधान रहो। लेकिन लिन तू इतना मूर्ख नहीं था कि खुद को आसानी से पकड़ा देता। उसने तुरंत बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी ताकि सामने वाले उससे अलग हो जाए। उन्हें रक्षकों से अलग कर दिया। सब लोग बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ो। जब रक्षकों ने देखा कि फिलहाल वे सीधे उसका सामना नहीं कर सकते, तो उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। जिसके पास एबिलिटी है वह जल्दी से कुछ एल्डर्स को बुलाकर लाए। रक्षक आगे क्या करने वाले हैं, ये देखते हुए लिन तू की नजर अचानक ऊपर उठ गई। उसने आसमान की ओर देखा, जहां उसके सामने लालिमा से भरा आकाश सा बनता जा रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह हमला मेरे लिए ही है। अगले ही पल हवा में आग का एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जो सीधे वार करने के लिए तैयार था। किसी ने चिल्लाकर कहा, गिल्ड मास्टर ने खुद चाल चल दी है। इतने भयानक हमले का सीधा सामना करने की हिम्मत लिन तू ने नहीं की। उसने तुरंत लिंग यिन को पकड़ा और उसे एक तरफ खींचकर हट गया। उसने गंभीर नजर से उस हमले को महसूस किया। इस अग्निहस्त से बहुत प्रबल युवन फोर्स निकल रही है। जिसने ये वार किया है वो निश्चित ही अर्थ रियल्म का उच्च स्तर का एक्सपर्ट है। तो डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड में सचमुच अर्थ रियल्म का एक हाई लेवल एक्सपर्ट मौजूद है।
अगले ही पल वो विशाल अग्निहस्त नीचे उसकी बनाई हुई बर्फ की दीवार पर आ गिरा। हालांकि सामने वाला प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था, फिर भी लिन तो डरा नहीं। उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी रुचि उभरी। दिलचस्प। उसने तुरंत कई छोटी छोटी बर्फीली धारें बनाई और उन्हें सामने की ओर छोड़ दिया। इसी के साथ गिल्ड मास्टर भी सामने आ गया। लिन ने ऊंची आवाज में कहा, बाहर आ जाओ कायर, जो दोगे वही लौटा कर मिलेगा। जवाब में गिल्ड मास्टर ने कई अग्निबाण बनाए और उनकी ओर दाग दिए। अब लिन तो समझ गया कि यह दुश्मन आसान नहीं है। उसने तुरंत फैसला लिया, हमें यहां से निकलना होगा। अर्थ रियल्म का हाई लेवल एक्सपर्ट आसानी से नहीं संभाला जा सकता। पहले मुझे लिंग यिन की सुरक्षा पक्की करनी है। गिल्ड मास्टर उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ही दोनों हवा में गायब हो चुके थे। इतनी तेज। गिल्ड मास्टर के सामने आते ही ये लड़ाई फिलहाल यहीं थम गई। जमीन पर उतरते ही उसने कड़े स्वर में पूछा, यहां आखिर हुआ क्या है? एक आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, गिल्ड मास्टर, यही वही आदमी है जो दिन में आया था। वही जो सी स्पिरिट लड़की को 1,00,000 टेल्स में खरीदना चाहता था। हमने बेचने से मना कर दिया, लेकिन वह माना नहीं। रात को सीधे यहां घुस आया। यह सुनते ही गिल्ड मास्टर के भीतर का क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, हमारे गिल्ड का सबसे बड़ा सहारा हमेशा से उसकी गोपनीयता और सुरक्षा रही है। अगर ऐसी घटना होने लगे तो डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचाए रखेगा? पूरे शहर में खोजो और उन्हें ढूंढ निकालो। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में एक रोशनी चमकी जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे लगा कि लिन तो फिर लौट आया है, इसलिए गिल्ड मास्टर ने तुरंत हमला करने की तैयारी कर ली। अपनी औकात नहीं जानते फिर भी वापस आने की हिम्मत कर ली। लेकिन इस बार सामने कुछ और ही था। अचानक एक बेहद शक्तिशाली मगर अदृश्य बल ने गिल्ड मास्टर को जोर से जमीन पर दे मारा। वो इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसके कई दांत तक टूट गए। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ये शक्ति, क्या ये? वो किसी से भी उलझ सकता था, लेकिन लिंतु को छेड़ना मतलब था लिंग जुन के हाथों अपनी मौत बुलाना। लिंग जुन, जो गिल्ड मास्टर कुछ पल पहले तक बेहद घमंडी बना हुआ था, वही अब उसके सामने पूरी तरह सहम गया। अब समझ आया डोंग हाई में आया हुआ वो बड़ा शख्स आखिर कौन है। लिन तो सच में बहुत सतर्क था। उसने पहले ही सही अंदाजा लगा लिया था कि लिंग जुन को साथ लाना जरूरी पड़ेगा। इस बार उसे साथ लाना सच में बहुत समझदारी भरा फैसला था। अब लिन तु के सामने आते ही गिल्ड मास्टर का सारा तेवर उतर गया। उसने मजबूरी में एक बनावटी हंसी निकाली, लेकिन लिन तु ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसने उस पर घूंसे और लाते बरसानी शुरू कर दी। तू डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर है ना? अब कहा गया तेरा घमंड। मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तूने उसे लिया ही नहीं। हाई लेवल अर्थ रियल्म हुआ तो क्या हुआ? गिल्ड मास्टर दर्द से तड़प उठा। मान्यवर, दया कीजिए, बचाइए। उधर बेचारी अन्ना धोखे में फंस जाने के बाद एक बंद टैंक के भीतर कैद कर दी गई थी। उसके मां बाप सही कहते थे, इंसान सच में बहुत डरावनी जाति है। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। वह पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। मैं अब कभी चुपके से बाहर नहीं निकलूंगी। हे महान सी गॉड, कृपया मुझे बचा लो। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। अन्ना की आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे अंधेरे में उसे उम्मीद की एक किरण दिख गई हो। क्या महान सी गॉड ने मेरी प्रार्थना सुन ली? लेकिन वहां कोई सी गॉड नहीं था। उसे बचाने आया था लिंतु। उसे देखकर लिंतु ने हल्की सांस भरते हुए कहा, लगता है आखिर सब कुछ मेरे ही सिर पर आना था। उसे छुड़ाने के बाद उसने समझाया, क्या मैंने पिछली बार तुमसे नहीं कहा था कि यूं इधर उधर मत भटका करो? फिर भी तुमने किनारे पर आने की हिम्मत कर ली। अन्ना ने डरते डरते सिर झुका लिया। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इस मौके पर लिंतु के मन में उसके लिए कुछ सवाल भी उठे। उसने पूछा, तुम उनकी चाल में फंसी कैसे? क्या तुम इंसानों की भाषा समझ सकती हो? अन्ना ने धीमे से जवाब दिया, मैंने छिपकर थोड़ी बहुत सीख ली थी। यह सुनकर लिंतु कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। अन्ना की यही जिज्ञासा जो उसे सब जानने पर मजबूर करती थी, आखिर उसी की मुसीबत बन गई थी। ऐसी मूर्ख जलपरी अब तक जिंदा कैसे रही, यह भी अपने आप में हैरानी की बात थी। लिंतु को चिंता हुई कि कहीं वो उसकी बात ठीक से समझ न पाए, इसलिए उसने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा, याद रखना, बाहर मुझे ग्रेट सी गॉड मत कहना, और किसी को यह भी मत बताना कि हम पहले मिल चुके हैं। उधर डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड में लिंतु वाला मामला होने के बाद हर कोई बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था।
तभी उनमें से एक को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो वहीं ठिठक गया। जैसे ही उसने लिन तू को बाहर आते देखा, वो उसे जरा भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मान्यवर लिन, आपको प्रणाम। डोंगहाई में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं डोंगहाई का मजिस्ट्रेट हूं। मैं बहुत पहले से आपकी ख्याति सुनता आया हूं। मेरे मन में आपके लिए सम्मान वैसा ही है जैसे अंतहीन बहती विशाल नदी। मन ही मन वो उस आदमी की 18 पीढ़ियों को कोस रहा था। वो सच में अज्ञानी और घमंडी है। क्या उसे सच में लगता है कि हाई लेवल अर्थ रियल्म एक्सपर्ट बनते ही वो कानून से ऊपर हो गया है? अब जब उसने शाही राजधानी के इतने बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया है तो उसकी मुसीबत तय है। अन्ना को अपने पीछे रखते हुए लिन तू ने ठंडे स्वर में पूछा, राजधानी में तुम किस परिवार से हो? मजिस्ट्रेट ने झुककर जवाब दिया, मान्यवर, मेरा उपनाम सोंग है। लिन तू ने बिना किसी झिझक के उन्हें फटकारा। डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड तुम्हारी आंखों के सामने इतनी घिनौनी हरकतें करता रहा और तुम चुप रहे। इसका मतलब तुम भी इसमें शामिल हो। इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति को जांच के लिए पकड़ कर लाओ। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सबके साथ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। राजधानी से आए इस दूत के सामने मजिस्ट्रेट ने सिर झुका लिया। लिन तू के सामने अब उसे पूरी तरह सहयोग करना ही था। इस समय लिन तू ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे राजधानी का झांग परिवार, यहां तक कि सोंग परिवार भी छूने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई गलती करता तो कानून के सामने राजघराने के लोग भी नहीं बचते। जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि अब लिन तू के हाथों उसका अपना अंत भी सामने खड़ा है तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बगल में खड़े गिल्ड मास्टर की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। इस जगह का सरदार, वही गिल्ड मास्टर, इस वक्त इतनी बुरी हालत में था। यहां तक कि हाई लेवल अर्थ रियल्म एक्सपर्ट भी इस दशा में पहुंचा दिया गया था। मजिस्ट्रेट को अब भी हिचकते देख लिन तू ने कड़े स्वर में कहा, अब तक तुमने सबूत ढूंढने के लिए लोग क्यों नहीं भेजे? अब वह जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं कर पाया और तुरंत आदेश मान लिया। जी मान्यवर, मैं अभी करता हूं। और इस तरह अब पूरा नियंत्रण लिन तू के हाथ में आ गया। यह लिन तू झाओ लिंग जुन का पति है, तभी तो कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद सब लोग तुरंत लिन तू के आदेश मानने में लग गए। अच्छी तरह तलाशी लो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जैसा आदेश। कुछ देर की खोजबीन के बाद लगता था कि किसी को कुछ मिल गया है। मान्यवर, कृपया इधर आकर ये देखिए। वो आदमी डरे हुए खरगोश की तरह कांप रहा था। मजिस्ट्रेट ने जल्दी से कहा, मान्यवर लिन, मैं अभी लौट कर आता हूं। लिन तू ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तो जल्दी जाओ। जब वह एक कमरे के भीतर गया तो उसने देखा कि कई युवा लड़कियां एक साथ सिमटी हुई बैठी थी। उसे देखते ही वे और पीछे हट गई। कोई है, कृपया हमें बचाइए। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद मजिस्ट्रेट को अचानक कुछ समझ आने लगा। उसने ध्यान से उन बच्चों को देखा और चौंक कर बोला, क्या ये डोंग प्रीफेक्चर के अलग अलग इलाकों से गायब हुए बच्चे नहीं हैं? यकीन नहीं होता, उनमें से आधे से भी ज्यादा तो यहीं मौजूद है। लिन तू अब इन घिनौने अपराधों को छिपा रहने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो सब कुछ उजाले में लाना चाहता था। उसने कड़े स्वर में धमकी दी, डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड से जुड़े हर अमीर व्यापारी और हर अधिकारी की पूरी जांच करो। जो भी इस मामले में शामिल पाया जाए, वो कोई भी क्यों न हो, उसे बिना दया के मौत की सजा दी जाएगी। अब वो आदमी बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सिर झुकाकर तुरंत हामी भर दी, जी मान्यवर लिन, मैं अभी करता हूं। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे न्याय का पहिया चलना शुरू हो गया। लिन तू के आदेश पर इस मामले में शामिल हर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। डोंगहाई की अदालत खोलो। जो लोग इस मामले से जुड़े नहीं हैं, वे पीछे हट जाएं। अपराधियों, तुरंत आत्मसमर्पण करो। घटिया लोग, अब पकड़े गए हो। और इस तरह आखिरकार उन्हें अपने दरिंदों जैसे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। एक आदमी अब भी अकड़ दिखाते हुए बोला, तुम बहुत हिम्मत दिखा रहे हो। जानते भी हो मेरे संबंध किन लोगों से हैं? लिन तू ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह जांच पड़ताल के कारण डोंगहाई के सभी फाटक बंद कर दिए गए। लोग हैरानी से पूछने लगे, शहर के चारों दरवाजे बंद क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है? भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, सुना है डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड में कुछ बड़ा हुआ है। तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी, जिसने ये ताजा खबर कहीं से सुनी थी, उत्साह से सबको बताने लगा, मैंने सुना है कि बीती रात, सिर्फ एक ही रात में डोंगहाई मर्चेंट गिल्ड को जड़ से उखाड़ फेंका गया। यहां तक कि गिल्ड मास्टर, जो अर्थ रियल्म का एक्सपर्ट था, उसे भी पकड़ लिया गया।
लोगों की जन्मजात जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। क्या डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड खत्म कर दिया गया? जल्दी बताओ। और क्या हुआ? वह आदमी बोला, मैंने तो बस इतना ही सुना है। उसी समय एक आधिकारिक सूचना भी दीवार पर चिपका दी गई। ये सूचना सबके देखने के लिए टांग दी गई थी। डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड पर अधिकारियों को रिश्वत देने, औरतों और बच्चों का अपहरण करने और घिनौने अवैध व्यापार में शामिल होने के पक्के आरोप साबित हो चुके हैं। सबूत अटल है। आज से 3 दिन बाद इस मामले में शामिल सभी लोगों को बाजार में सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाएगा। किसने सोचा था कि लिन तो सिर्फ यात्रा पर निकलेगा और इतना बड़ा मामला खोल देगा। ये खबर सुनकर शहर के लोग खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सच में है। धक्का मत दो, मुझे भी देखने दो। घोषणा पत्र पर उनके अपराध एक एक करके साफ लिखे थे। उन्हें पढ़ते ही लोगों के भीतर गुस्सा भड़क उठा। दरिंदे हैं ये, इन्हें तो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। इन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। ये इंसान नहीं, जानवर है। मेरा बेचारा बच्चा, अब मैं कैसे जीऊं? बाजार के फाटक पर यह सनसनीखेज खबर पूरी तरह फैल चुकी थी। वहां खड़े 2 सफाईकर्मी भी आपस में बातें कर रहे थे। आज कितने अमीर व्यापारी मारे जाएंगे? दूसरे ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, बस देखते जाओ। आज एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। सबसे पहले जिस आदमी को दंडस्थल पर लाया गया वो कोई और नहीं बल्कि वही गिल्ड मास्टर था। जल्लाद ने उसे देखकर कहा, मैंने जिंदगी भर लोगों के सिर काटे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक अर्थ रियल्म एक्सपर्ट को भी दंड देना पड़ेगा। अपने ताकतवर शरीर के साथ उसने एक ही वार में गिल्ड मास्टर का अंत कर दिया। जब लोगों ने उन खलनायकों को इस तरह कठोर दंड पाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत अच्छा हुआ। अर्थ रियल्म का एक्सपर्ट होकर वह क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी ताकत से दूसरों को ही सताया। जो किया वही भोगा। दिल ठंडा हो गया। भीड़ में खड़ी चेन खा ये सब देख रही थी और उसके मन में डोंग हाई के लिए एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। डोंग हाई अब बदलने वाला है। उधर डोंग हाई के सरकारी दफ्तर में सब काम पूरा करने के बाद उसने आकर लिन तू को रिपोर्ट दी। लॉर्ड लिन, उन बच्चों को उनके माता पिता के पास लौटा दिया गया है। बाकी औरतों का भी ठीक से इंतजाम कर दिया गया है। डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड और उन अमीर व्यापारियों से जब्त की गई संपत्ति में से एक हिस्सा सरकार ने मुआवजे के तौर पर उन्हें दे दिया है, इतना कि वे अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। बाकी धनराशि राष्ट्रीय खजाने में जमा करवा दी गई है। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने आगे कहा, और वह सी क्लैन वाली लड़की भी समुद्र में वापस छोड़ दी गई है। उसने सिर झुकाकर कहा, लॉर्ड लिन, कृपया देख ले, क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया? बहुत अच्छा काम किया। हालांकि लिन तूने ये खुशी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई, लेकिन भीतर ही भीतर वो सच में बहुत प्रसन्न था। ये सफाया जियांग नान वाले पिछली कार्रवाई से भी कहीं ज्यादा पूरी तरह हुआ था। लगता था कि अब बहुत लंबे समय तक डोंग हाई पूरे द श्या का सबसे शांत इलाका बना रहेगा। ही गेन 999 स्किल्स आफ्टर टुक। इतनी यादगार यात्रा के बाद वे सब घर लौटने के लिए रवाना हो गए। बाकी युवतियां अन्ना को घेरकर उससे घुलने मिलने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है, बिल्कुल पानी जैसी, और तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, परफ्यूम से भी बेहतर। इतना सारा ध्यान अपने ऊपर पड़ते देख अन्ना थोड़ी घबरा गई और जाकर लिंतु के पीछे छिप गई। लिंतु ने असहाय होकर कहा, सच कहूं, तुम सब इसे डरा रही हो। उसे इस तरह उससे चिपका देखकर लिंग येन मुस्कुराई और छेड़ते हुए बोली, लगता है ये तुम्हें सच में बहुत पसंद करती है। अन्ना के चेहरे पर हामी देखकर लिंतु ने अंदाजा लगाया, ऐसा है क्या? शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसे बचाया था। एक बार फिर वो खुद को औरतों के बीच अजीब हालत में फंसा हुआ पा रहा था। तो क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो? लिंतु ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मेरा तो इरादा इसे वापस भेजने का था। क्या तुम्हें लगता है मैं उन लोगों जैसा कोई घटिया आदमी हूं? और फिर ये भी तो अपने समुद्र में वापस जाना चाहती होगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अन्ना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने तुरंत कहा, मैं नहीं जाना चाहती। अगले ही पल वो बढ़कर लिंतु से कसकर लिपट गई और खुलकर अपना लगाव जता दिया। मैं लॉर्ड सी गॉड के साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर लिंतु को समझ ही नहीं आया कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। ये सी स्पिरिट, उससे तो वह सिर्फ 2 बार मिला था। क्या यह सच में उसकी नाव पर रहकर आराम से फ्री में रहने वाली थी? नाव पर पहली बार सवार हुई अन्ना तो उत्साह से भरी हुई थी। वाह, कितनी ऊंचाई है! उत्साह में वो इतनी आगे तक झुक गई कि लिंतु को तुरंत उसे टोकना पड़ा। लॉर्ड सी गॉड, उड़ो तो ठीक से,
लेकिन संभल कर। तभी अचानक कोई उसके पास आया और पूछने लगा, लॉर्ड लिन, क्या आप राजधानी लौट रहे हैं? अजनबी को देखते ही अन्ना तुरंत फिर से लिन तु के पीछे छिप गई। सामने वाला आदमी बोला, असल में डोंग हाई का प्रशासन इस बार बहुत सहयोगी रहा। सारे भ्रष्ट अधिकारी आपके हाथों पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं। अब चेन खा और मेरे पास डोंग हाई में करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। हम यहाँ आधे महीने से भी ज्यादा घूम चुके हैं, इसलिए अब राजधानी लौटने का समय आ गया है। फिर उसकी नजर सामान पर पड़ी तो वह दंग रह गया। क्या ये सब अमीर घरानों और भ्रष्ट अधिकारियों से जब्त किया गया माल है? यकीन नहीं होता, इतना सब कुछ। हर बार लिन तु से बात करते हुए उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ जाती थी और ठंडा पसीना निकल आता था। लिन तु ने भी हल्की हैरानी से कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब निकलेगा। डोंग हाई पहले से ही बहुत समृद्ध जगह थी। यहाँ के अमीर घराने खुद ही बहुत मालदार थे। ऊपर से डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड भी। इस एक कार्रवाई में जितनी चांदी मिली है वह दाशिया के एक पूरे साल के कर के बराबर है। सामने वाले ने आदर से कहा, डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड के अपराध उजागर करने के लिए यहाँ के सभी लोग आपके आभारी हैं। डोंग हाई के लोग तो आपकी तारीफ में लोकगीत तक बना रहे हैं। ये सुनकर लिन तु ने विनम्रता से कहा, यह सिर्फ मेरा काम नहीं था, सबने मिलकर मेहनत की है। पीछे खड़ी अन्ना उस युवक को निहारती रह गई। उसके मन में अनायास ही आदर भर उठा। लॉर्ड सी गॉड सच में बहुत महान है। ही गेन 999 स्किल्स आफ्टर टुक। हर बार जब वह लिन तु से बात करता उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ जाती और ठंडा पसीना छूट पड़ता। लिन तु ने भी शांत स्वर में कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सब निकलेगा। डोंग हाई पहले से ही बहुत समृद्ध था। यहाँ के बड़े बड़े धनवान कुल खुद ही बेहिसाब दौलत वाले हैं। ऊपर से डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड भी। इस बार की जब्ती में जितनी चांदी निकली है वह दाशिया के पूरे एक साल के कर के बराबर है। सामने वाले ने आदर से कहा, डोंग हाई मर्चेंट गिल्ड के अपराध उजागर करने के लिए यहाँ के सभी लोग लॉर्ड लिन तु के आभारी हैं। डोंग हाई के लोग तो आपकी प्रशंसा में लोकगीत तक रच रहे हैं। ये सुनकर लिन तु ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सिर्फ मेरा काम नहीं था, सबने मिलकर योगदान दिया है। उसके पीछे खड़ी अन्ना उस युवक को देखकर अपने मन में प्रशंसा रोके नहीं रोक पा रही थी। लॉर्ड सी गॉड सच में अद्भुत है। उधर चेन खा गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक संदेशवाहक कबूतर आ पहुंचा। वो हेवनली दाओ अलायंस का संदेशक कबूतर था। लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला उसके भीतर लिखा हुआ समाचार देखकर वो भीतर तक हिल गया। क्या हेवनली दाओ अलायंस भंग हो रहा है? डोंग हाई की जांच से मिली सारी जानकारी सम्राट के सामने पेश की गई। महाराज, ये सब डोंग हाई से जब्त की गई संपत्ति है। हम इसे आदरपूर्वक राष्ट्रीय खजाने में प्रस्तुत करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में गबन की गई संपत्ति पहले कभी सामने नहीं आई थी। इस बार तो राष्ट्रीय खजाना भरकर छलकने वाला था। सम्राट ने लिन तु के काम की खुलकर प्रशंसा की। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन लिन तु ने तुरंत आगे बढ़कर इसका श्रेय बांटना चाहा। यह तो बस मेरा कर्तव्य था। महाराज, इन लोगों की लालची हरकतें सच में घृणित है। डोंग हाई का प्रीफेक्ट सोंग परिवार का सदस्य है। उसने तो भ्रष्ट अधिकारियों की इस सफाई का इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी कर लिया। सच में बहुत चालाकी से खेला गया दाव है। लोग दूर खड़े होकर लिन तु की नौका को जाते हुए देख रहे थे। सुना है ये यिन चैंग में सोंग परिवार द्वारा चलाया गया बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान था, जिसमें लिन तु ने भी साथ दिया। कहते हैं अब डोंग हाई बिल्कुल जियांग नान जैसा हो गया है। अच्छा हुआ, उन सबका पूरी तरह सफाया हो जाना चाहिए था। यह अब तक कितनी नौकाएं हो गई। डोंग हाई के वे अधिकारी सच में हद से ज्यादा लालची थे। उसी समय अपनी बग्घी में सवार प्रिंस ची भी लोगों का ध्यान खींच रहा था। सोंग परिवार प्रिंस ची का मजबूती से समर्थन करता है। क्या यह हो सकता है कि भ्रष्ट अधिकारियों के इस सफाई के पीछे छिपकर उसी का हाथ रहा हो? क्राउन प्रिंस की तुलना में प्रिंस ची सिंहासन का कहीं बेहतर उत्तराधिकारी होगा। बग्घी के भीतर बैठे उन दोनों आदमियों ने बाहर की ये जोशीली चर्चा सुनी तो समझ गए कि उनका मकसद पूरा हो चुका है। उनमें से एक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है मेरे प्रिय बड़े भाई क्राउन प्रिंस इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहे होंगे। दूसरे ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इतने लंबे समय से झांग परिवार के खिलाफ जूझ रहा हूं। ऐसा मौका भला कैसे छोड़ सकता था? दरबार से लेकर आम जनता तक हर तरफ क्राउन प्रिंस के खिलाफ आलोचना फैल चुकी थी। पूर्वी महल में भी क्राउन प्रिंस बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं उसका पद उससे छिन न जाए। वो घबराकर सोच रहा था,
क्या ये सब पहले लिंतु का विरोध करने का परिणाम है? अगर सच में मुझे पद से हटा दिया गया तो मैं क्या करूंगा? उधर झांग निवास का माहौल भी कम अशांत नहीं था। परिवार का मुखिया गुस्से से भरा हुआ था। धत्तेरे की, सोंग परिवार ने ऐसी चाल चलने की हिम्मत कैसे की? हालांकि झांग परिवार की ताकत सोंग परिवार से काफी ज्यादा थी, फिर भी सोंग परिवार के पास एक हेवन रियल्म एक्सपर्ट था, इसलिए वे अब भी एक बड़ा खतरा थे और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वो कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, क्योंकि ये मामला सीधे उसके भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर क्राउन प्रिंस में जरा भी हिम्मत होती तो बात इतनी खराब ना होती, लेकिन सब जानते हैं कि वह कमजोर है और उसकी प्रतिभा भी प्रिंस ची से बहुत कम है। ऊपर से प्रिंस ची के पीछे सोंग परिवार का पूरा समर्थन है। फिर उसके मन में एक और ख्याल उठा, सम्राज्ञी अभी इतनी भी उम्रदराज नहीं हुई है, शायद वह एक और पुत्र को जन्म दे सकती है। महाराज की वर्तमान सेहत को देखकर लगता है कि वे अभी 20 साल और सिंहासन पर बने रह सकते हैं। तब तक हम उस छोटे राजकुमार को बड़ा करके सिंहासन तक पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक चालें एक बार फिर झांग परिवार के मुखिया के मन में उभरने लगी। उसने आगे सोचा, क्या सोंग परिवार ने डोंगहाई प्रीफेक्चर के इतने सारे व्यापारियों और प्रभावशाली घरानों की संपत्ति जब्त नहीं की थी और फिर वही सब इंपीरियल ट्रेजरी में जमा करवा दिया? तो झांग परिवार भी वही कर सकता है। वैसे भी दाशिया के 21 प्रांतों में से सोंग परिवार जितनी जमीन संभालता है, उससे कहीं ज्यादा इलाकों पर झांग परिवार का प्रभाव है। अगर सोंग परिवार दाशिया के 1 साल के कर के बराबर संपत्ति जब्त कर सकता है, तो झांग परिवार 3 साल बल्कि 5 साल के बराबर तक जब्त कर सकता है। अगर सोंग परिवार एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा दे सकता है, तो झांग परिवार 10 को दे सकता है। अपनी आगे की योजना पूरी तरह तय कर लेने के बाद उसने तुरंत आदेश दिया, क्या यह बस संपत्ति जब्त करने और लोगों को पकड़ने भर की बात है? ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना नहीं आता। मेरा आदेश पहुंचा दो, जो भी अधिकारी और प्रभावशाली घराने भ्रष्टाचार में शामिल है, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जी। धन का दास बने उस आदमी ने इसके लिए एक और भी बेहतर तरीका सोच निकाला, लेकिन यह काम लापरवाही से नहीं किया जा सकता था। हर एक घर से जब्ती होगी, उसमें से 8 हिस्सा दरबार लेगा और 2 हिस्सा झांग परिवार रखेगा। वाह, क्या दूरदर्शी फैमिली हेड है। कुछ दिनों बाद शाही दरबार में उसे सम्राट से मिलने के लिए बुलाया गया। सम्राट ने उसे देखकर कहा, झांग, आज यहां किस काम से आए हो? झांग परिवार का मुखिया तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। अपना परिचय देने के बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गया। महाराज, मैं एक याचिका प्रस्तुत करने आया हूं। झांग परिवार हमेशा से भ्रष्ट अधिकारियों को दबाने और दंडित करने के लिए समर्पित रहा है। हाल की जब्ती में जो संपत्ति हमने इकट्ठी की है, वो उन अधिकारियों और प्रभावशाली घरानों के अपराधों का प्रमाण है, जिन्होंने हाल के समय में कानून तोड़ा है। अब हालत ये हो चुकी थी कि सोंग और झांग परिवार खुलकर आमने सामने आ गए थे। न कोई पीछे हटने को तैयार था, न कोई झुकने को। कौन किससे डरता है? मैं सोंग परिवार का अंत तक पीछा करूंगा। तुम तुलना करना चाहते हो, है ना? पास खड़े लिंतु को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों बचकाने सरदारों से वो क्या कहे। उसने मन ही मन सोचा, पूरा दाशिया घूमकर अंधेरा साफ करने की मेरी योजना, जिसे शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, अब जबरन रुक गई है। यहां तक कि जो काम मैं और चेन खा मिलकर करना चाहते थे, वो भी अब झांग और सोंग परिवार ने अपने हाथ में ले लिया है। अब तो लगता है हेवनली दाओ अलायंस के पास हाथ से दिल बनाकर सपोर्ट दिखाने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। घर झांग और सोंग परिवार जब्त कर रहे हैं, लोग वही पकड़ रहे हैं, बदनामी भी वही झेल रहे हैं, और सारा फायदा आखिरकार सम्राट को मिल रहा है। सिर्फ इस एक बड़ी जब्ती से शाही खजाने को कम से कम अगले 10 साल तक किसी कमी की चिंता नहीं रहेगी। सच में ये चाल बहुत शानदार है। पूरा लंबा और थकाऊ दिन खत्म करके जब लिंतु अपने निवास पर लौटा, तो उसने देखा कि झो जिन वहां खड़ा है। वो हल्के स्वर में बोला, आज का मौसम इतना अच्छा है, क्यों ना आप चेन खा को बाहर थोड़ी सैर पर ले जाए। वो कई दिनों से बहुत उदास है। लॉर्ड लिन। बूढ़े आदमी के हाथ में रखा डिब्बा देखकर लिंतु ने उत्सुकता से पूछा, लॉर्ड लिन, जरा जल्दी मत कीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये? झो जिन ने डिब्बा खोलते हुए कहा, महाराज ने कहा है कि उन्हें किसी का उधार रखना पसंद नहीं। ये 4 लाख लियांग है, उतनी रकम जितनी राजकुमारी महोदया आप पर बकाया थी। महाराज उनकी ओर से वो धन लौटा रहे हैं, और बाकी के 1 लाख लियांग महाराज ने राजकुमारी महोदया के दहेज के रूप में तैयार किए हैं। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि
भले ही अब हम सब एक ही परिवार हैं, लेकिन आगे कभी आपको धन की जरूरत पड़े तो बिना झिझक बता दीजिए। अचानक यूं एक साथ इतनी बड़ी रकम मिल जाने पर लिन तो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लग रहा था कि हाल की उस कार्रवाई ने न सिर्फ समाज से भ्रष्ट लोगों को साफ किया, बल्कि पूरे राज्य की समृद्धि भी बढ़ा दी। झांग और सोम परिवारों ने जितनी चांदी और संपत्ति जब्त की थी, वो इतनी अधिक थी कि शाही खजाना तक उसे पूरा समेट नहीं पा रहा था। महाराज ने उस अतिरिक्त धन से कई नए महल बनवाने शुरू कर दिए, हरम की उपपत्नियों के भत्ते भी बढ़ा दिए और कई रुकी हुई मदों को खुलकर मंजूरी दे दी। अब से आम लोगों की जिंदगी भी निश्चित रूप से दिन ब दिन बेहतर होने वाली थी। उस सुंदर दोपहर बाद लिन तू चैन खा को टहलने के लिए बाहर ले गया। चलते चलते वो अचानक रुक गया और सामने से गुजरती लड़कियों को देखने लगा। अब से ये आम लड़कियां इस डर में नहीं जिएंगी कि कोई ताकतवर आदमी जबरदस्ती इन्हें अपने घर उठा ले जाएगा। अब ये खुलकर सड़कों पर चल सकेंगी। उसने हल्की सांस लेकर कहा, लगता है अब दाशिया को सच में हेवनली दाओ अलायंस की जरूरत नहीं रही। फिर वो थोड़ा झुककर चैन खा के कान के पास धीमे से बोला, असल में एक बात है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। चैन खा ने उसकी ओर देखा, क्या बात? और तभी लिन तू ने आखिर वह चौंका देने वाला सच बता दिया। हेवनली दाओ अलायंस का नेता दाशिया का सम्राट है, वही सम्राट जिसे हम हमेशा कोसते आए, वही हेवनली दाओ अलायंस का नेता है। हालांकि ये बात सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही सच था। इसलिए तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि दाशिया फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैं और महाराज, हम दोनों ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसे तसल्ली देने के लिए ये सब कहने के बाद लिन तू ने धीरे से चैन खा का हाथ थाम लिया। अब से तुम निश्चिंत रह सकती हो, चाहे अब हेवनली दाओ अलायंस मौजूद न भी हो। फिर उसने बहुत हल्के से उसका हाथ उठाकर अपने गाल पर रख दिया। तुम्हारे पास अब भी मैं हूं। उसके इस कोमल व्यवहार ने चैन खा के युवा मन को पूरी तरह पिघला दिया। लिन तू ने उसकी ओर बेहद कोमल नजरों से देखा। आखा चाहती थी कि हेवनली दाओ अलायंस के भाई उसके और लिन तू के विवाह में जरूर शामिल हों। इसीलिए वो सबको ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ी। उनसे फिर मिलने का इंतजार करते हुए लिन तू के मन में उनके साथ बिता हुए दिन बार बार लौटने लगे। सभी के साथ साधना करना नहीं, बल्कि नोबल कॉन्सोर्ट के महल में किसी को चित्र बनाते देखना। लिन तू हमेशा खुद को किसी न किसी काम में लगाए रखता था। वो कभी खाली नहीं बैठता था। कभी वो अन्ना को पढ़ना सिखाता, और ये सारी छोटी छोटी बातें ही लिन तू के लिए असली खुशियां थी। वो वहीं खड़ा होकर मिंघा और ना थाप तुआ की ओर देखने लगा। कितनी शांति थी। सच में ऐसा लग रहा था कि वे दोनों आपस में स्पारिंग करने वाली हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। वह भी उसके साथ अपने कौशल को परखने के लिए उत्सुक थी। वाकई तुम लिन तू की पत्नी कहलाने के योग्य हो। तुम्हारी प्रगति बहुत तेज हुई है, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें संभाल सकती हूं। थोड़ा शरीर ढीला करने और तैयारी के बाद नतीजा न थाप तुआ के पक्ष में गया। जैसा सोचा था, मैं अभी भी थाप तुआ को नहीं हरा सकती। ना थाप तुआ मुस्कुराई, तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो। शायद अगली प्रतियोगिता में तुम मुझे भी हरा दो। 2 दिन बाद ना थाप तुआ दाई ला लौट गई। मैंने आप सबको बहुत दिनों तक परेशान किया। अब मुझे साधना के लिए दाई ला वापस जाना होगा। मैं अक्सर मिलने आती रहूंगी। और इस तरह उसने फिलहाल सबसे विदा ली। उसके लौटने के बाद लोग ये जानने को उत्सुक थे कि ना थाप तुआ ने आखिर क्या जानकारी जुटाई है। हाइनेस ना थाप तुआ, क्या आपको कुछ पता चला? लेकिन उसने कुछ भी बताने के बजाय चुप रहना चुना। वे मेरे दोस्त हैं। आप मुझसे मेरे ही दोस्तों के साथ विश्वासघात करने को कह रहे हैं। तभी चादर ओढ़े उस व्यक्ति को दिए गए निर्देश याद आए और उसने उसे बोलने के लिए समझाना शुरू किया। राजकुमारी के साथ सहयोग करना मत भूलिए। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाइनेस, याद रखिए, ये महान सम्राट का आदेश है। और फिर महान सम्राट आपसे कोई बड़ा काम नहीं करवा रहे, बस थोड़ी सी जांच करने को कह रहे हैं। आखिर उन दोनों औरतों की शक्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? लेकिन उनकी इस शंका के सामने ना थाप तुआ को यह सब बिल्कुल अनुचित लगा। दाशिया हमारा मित्र राज्य है। क्या आप लोग अपने मित्रों पर भी भरोसा नहीं करते? उसने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन सामने वाला अपने विचारों पर अड़ा रहा। हाइनेस अभी बहुत छोटी है। देशों के बीच सिर्फ हित हमेशा रहते हैं। दाई ला को ऐसी चीज मिली है जो उनके चुने हुए प्रतिभाशाली लोगों की ताकत बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। सिर्फ आधे साल के भीतर दाई ला के प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति में जो अचानक बढ़ोतरी हुई है, वो चौंकाने वाली है।
महाराज को शक है कि पिछले 1 साल में दाइला और ग्रेट शा दोनों ने गूढ़ कलाओं के क्षेत्र में कुछ नई खोजे और बड़ी प्रगति की है। दाइला पीछे छूट रहा है। शायद 10 साल बाद दाइला का अस्तित्व ही न रहे। महाराज की चिंता बताने के बाद भी वो यही नहीं रुका। उसने ना थाप तोआ के मन पर और दबाव डालना शुरू कर दिया। हाइनेस को ग्रेट शा पर भरोसा है, लेकिन क्या दाईयू पर भी भरोसा है? ये मत भूलिए कि दाईयू ने हमारे साथ क्या किया था। उसके जाने के बाद वहां का माहौल अजीब सी खामोशी से भर गया। हम तीनों तो बुरी तरह उग गए हैं। थाप तोआ चली गई, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि वह थोड़ा और रुकती। आखिर वह एक देश की राजकुमारी है। उसे अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं खाक कब लौटेगी। लिंतु अपने अध्ययन कक्ष में अकेला बैठा ना थाप तोआ के मामले के बारे में सोच रहा था। उसे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। दाइला की राजकुमारी होने के साथ साथ वो उनके देश की सबसे बड़ी प्रतिभा भी थी। फिर दाइला का सम्राट उसे इतनी आसानी से ग्रेट शा वापस उनके साथ आने की अनुमति कैसे दे सकता था? और वह भी जैसे उसकी साधना की उसे कोई चिंता ही ना हो। लिंतु को इस बात से राहत थी कि उसने ना थाप तोआ के सामने बहुत ज्यादा कुछ उजागर नहीं किया। अच्छा हुआ कि उसकी डुअल कल्टीवेशन टेक्निक का राज सामने नहीं आया, जो साधना को तेजी से बढ़ा सकता था। वरना उसे सच में डर था कि कहीं दाईयू या दाइला उसे उठवा न ले और जबरदस्ती वह रहस्य उगलवाए। इन्हीं विचारों में डूबे लिंतु को चैन खा की आवाज ने अचानक वर्तमान में लौटा दिया। लिंतु, मैं वापस आ गई। उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने बढ़कर चेन खा का हाथ थाम लिया। मैंने हेवनली दाओ अलायंस के सब लोगों को खबर दे दी है। आज मैं हमारे विवाह के लिए सम्राट से अनुमति मांगूंगा। हर अंधेरे बादल के पीछे सच में एक उजली किरण होती है। लिंतु को लगा कि हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। वो मन ही मन झांग और सोंग परिवार का आभारी हुआ। अगर वे ना होते तो पता नहीं चेन खा से विवाह करने के लिए उसे और कितना इंतजार करना पड़ता। आज का दिन सच में शुभ था। उसे अपने पुराने विशेषाधिकार याद आ गए। उसे अपने पुराने स्पेशल अधिकार याद आए और उसने तय किया कि अब उनमें से एक का इस्तेमाल किया जाए। सम्राट ने उसे पहले 3 विवाहादेश दिए थे। उनमें से 2 वो nguम नी और उयेन नी के लिए इस्तेमाल कर चुका था। मिंग हा से विवाह तो खुद सम्राट की पहल पर हुआ था, इसलिए वह उसमें नहीं गिना गया। इस तरह उसके पास अब भी एक आखिरी मौका बचा हुआ था। उधर कुछ दूरी पर लिंतु की नजर उदास खड़े क्राउन प्रिंस ली बाक पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। योर हाइनेस। ली बाक चौंक कर मुड़ा। ओह, तुम हो? लिंतु ने पूछा। क्या बात है? थोड़ी हिम्मत जुटाकर ली बाक ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैं प्रिंसेस कंसोर्ट ऑफ चिन से तलाक लेना चाहता हूं। लिंतु ने कारण नहीं पूछा। उसने बस शांत स्वर में कहा, प्रिंसेस कंसोर्ट ऑफ चिन वेई परिवार से है। झांग, सोंग और ते परिवार के बाद वेई परिवार भी दूसरे दर्जे का सम्मानित कुल है और उनके पास हेवन रैंक एक्सपर्ट भी है। उसकी हैसियत ऐसी है कि उसे उस प्रिंस ऑफ चिन से विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं, जो कभी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। फिर उसने सीधा पूछा, क्या प्रिंसेस कंसोर्ट इस बात पर राजी है? ली बाक ने मन की बात खोल दी। इस तरह चलते रहना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो मान गई है, लेकिन वो 5 लाख टेल्स चांदी चाहती है। लिंतु ने सहज भाव से कहा, आजादी के बदले 5 लाख टेल्स कोई बुरा सौदा नहीं है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी हम दोनों सम्राट से मिलने ही जा रहे हैं। एक तलाक मांगने जा रहा है और दूसरा विवाहादेश। थोड़ा अजीब तो लगता है। इसके बाद दोनों साथ में मुख्य सभा भवन में गए। आपका सेवक महाराज को प्रणाम करता है। ली बाक को यह बात कहने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, फादर, मैं प्रिंसेस कंसोर्ट ऑफ चिन से तलाक लेना चाहता हूं। कृपया इसकी अनुमति दें। सम्राट ने ली बाक को जरा भी कठिनाई में नहीं डाला। उन्होंने बहुत आसानी से हामी भर दी। ठीक है, इन बीते वर्षों में तुमने सच में बहुत कष्ट झेले हैं। मैं तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार करता हूं। ली बाक ने राहत की सांस लेकर कहा, धन्यवाद फादर। उसी समय सम्राट की नजर पास खड़े लिंतु पर पड़ी। अचानक उनके मन में एक अजीब सा दृश्य उभरा, जैसे दोनों भी किसी झगड़े की बात लेकर आए हों। उन्होंने तुरंत कहा, लिंतु, ये मत कहना कि तुम भी तलाक लेने आए हो। पहले कभी वह चाहता था कि लिंतु और झाओ लिंगजुन के बीच अनबन हो, लेकिन अब जब लिंतु उसके पक्ष में था तो वह चाहता था कि उसके घर परिवार में पूरा मेलजोल बना रहे, क्योंकि इससे दास शा को ही लाभ था। गलतफहमी न हो, इसलिए लिंतु तुरंत झुक गया और बोला, महाराज, आपने गलत समझा है।
मैं तो एक विवाह आदेश मांगने आया हूं। मेरे पास अब भी पहले वाला एक अनयूज्ड डिक्री बचा हुआ है। महाराज, आपको ये बात जरूर याद होगी। ऐसा लग रहा था जैसे लिंतु ने इस बार ली बाघ को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया हो। सम्राट ने चेन खा से विवाह के लिए लिंतु की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद लिन निवास में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के दिन किसी ने कहा, सुना है मेरे विवाह की तैयारियों के लिए सम्राट ने खास तौर पर एक अलग विभाग तक बना दिया। भले ही ये शाही आदेश था, लेकिन इनकी कार्यक्षमता सच में कमाल की है। हेवनली दाओ अलायंस के लोग भी बड़ी संख्या में इस विवाह में शामिल हुए थे। किसने सोचा था कि आखा भी एक दिन विवाह करेगी, और किसने सोचा था कि ली श्याओयाओं की असली पहचान वही टॉप रैंक लिंतु निकलेगा। बाकी मेहमान भी उसकी इतनी सारी पत्नियों को देखकर हैरान थे। लिंतु ने इतनी जल्दी फिर से शादी कर ली। उसकी ये नई पत्नी भी कमाल की सुंदर है। दाशिया के सबसे योग्य अविवाहित पुरुष का खिताब तो सच में उसी को मिलना चाहिए। यहां तक कि उसके पिता को भी विवाह में बुलाया गया था, और वे सबके साथ एक ही मेज पर बैठे थे। लेकिन वहां मौजूद सबसे अधिक उदास व्यक्ति शायद मिंग शाही थी, जो अभी उसकी सबसे नई दुल्हन बनी थी। हालांकि उसे पहले से पता था कि लिंतु चैन खा से विवाह करेगा, फिर भी उसके मन में कसक उठी। उसने तो अभी हाल ही में मुझसे विवाह किया था। जब उसने देखा कि ये लान अब भी अकेली है, तो उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारा इरादा हमेशा ऐसे ही रहने का है? ये लान ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता। ये देखकर लिंग यिन ने उसे सलाह दी, लेकिन उसकी बातों में कहीं न कहीं लिंतु पर छिपा हुआ ताना भी था। खुशी को खुद पकड़ना पड़ता है। किसी खास इंसान की तरह मत बनो, जो साफ तौर पर पहले आई थी, लेकिन अब सिर्फ किनारे बैठकर देख सकती है। अचानक उसके मन में पुरानी यादें उमड़ पड़ी। मुझे अब भी अपनी बड़ी बहन के विवाह का वो दिन साफ साफ याद है। शुभ घड़ी आ चुकी है। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। हालांकि बाहर से लिंग यिन चुप थी, लेकिन उसके भीतर शायद तूफान मचा हुआ था। दूसरा प्रणाम माता पिता को। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। अब वधू कक्ष में प्रवेश किया जाए। अब वो और बैठे नहीं रह सकी और धीरे से खड़ी हो गई। लिंग यिन ने अपना प्याला उठाया और मिंग झू की ओर बढ़ाकर कहा, माई लेडी, इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक जाम अर्पित करती हूं। मिंग झू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद लिंग यिन, कृपया आप भी सहज रहिए। पीते हुए लिंग यिन मन ही मन खुद से कह रही थी, खुद को मजबूर मत करो। विवाह समारोह समाप्त होने के बाद अब समय था उस नए विवाहित जोड़े के अपने निजी पलों का। मेरी पत्नी, जरा दरवाजे से संभल कर। इसके बाद दोनों ने अपने कपड़े और जूते सलीके से एक कोने में रख दिए, और फिर नई शादी की वरात सिर्फ उन्हीं दोनों की रह गई। एक दिन बीता और सुबह हो गई। विवाह की खुशी अब भी हवा में घुली हुई थी। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए हुए थे। मेरी पत्नी, उम्मीद है तुम्हें वो नई एबिलिटी पसंद आई होगी जो मैंने तुम्हें दी है। चेन खा ने हल्की झिझक के साथ कहा, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? एक हफ्ते बाद चेन खा ने अपनी बाकी सहपत्नियों के सामने अपनी नई शक्ति दिखाकर सबको चौंका दिया। क्या ये टेलीकिनेसिस है? कमाल है। 2 एबिलिटीज होना साधना की रफ्तार को बहुत बढ़ा सकता है। सच में ये तो बहुत प्रभावशाली है। आखा ने तो टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। ये बात सच थी। मसलन किन वुयान के मामले में मिस्टीरियस आर्कन आर्ट की साधना गति दोगुनी हो जाती है, ब्लास्फेमस आर्कन आर्ट की भी दोगुनी हो जाती है, और हाथ पकड़कर की गई डुअल कल्टिवेशन उसे फिर दोगुना कर देती है। अगर ये डुअल कल्टिवेशन किसी दुख में डूबी स्त्री के साथ हो, तो वो फिर एक बार और दोगुनी हो जाती है, और इस तरह साधना की गति 4 गुना तक पहुंच जाती है। कुछ दूरी पर खड़ा लिंतु उनकी बातें सुन रहा था, और मन ही मन इस बात की पुष्टि भी कर रहा था। मिंगशा अब भी पूरी लगन से अपनी साधना बढ़ाने में लगी हुई थी। बहुत जल्द मैं अर्थ रियल्म अपर स्टेज के साधकों से भी निपट सकूंगी। भविष्य की वह कल्पना करते हुए जिसमें उसकी सारी पत्नियां बड़े एक्सपर्ट्स बन चुकी हों, लिंतु को अचानक अपने भीतर एक नया उत्साह महसूस हुआ। जब मैं अर्थ रियल्म सेन स्टेज में पहुंच जाऊंगा, तब भी मैं उन्हें नई एबिलिटीज दे सकूंगा। उस समय तक पूरा परिवार हेवन रियल्म के साधकों से भर जाना कोई दूर की बात नहीं होगी। आगे चलकर तो मैं सिर्फ इन्हीं के भरोसे पूरी दुनिया जीत सकता हूं। अचानक उसके मन में एक और जिज्ञासा उठी। जब इन सबकी शक्ति झाओ लिंगजुन से भी आगे निकल जाएगी, तब उसके चेहरे पर कैसा भाव होगा? सिर्फ ये सोचकर ही मुझे बड़ा मजा आ रहा है। पास खड़ी किन वुयान ये सोचकर खुद को रोक नहीं पाई कि आखिर उसे अपनी पहली पत्नी की इतनी चिंता कब से होने लगी। आज लिंतु के पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए।
उसने मन ही मन तय किया कि आज रात वो किन वुयान और इंपीरियल फिजिशियन से मिलने जाएगा। यंग मास्टर, अन्ना की आवाज सुनते ही वो अचानक रुक गया। अन्ना, रात काफी हो चुकी है। क्या बात है? अन्ना थोड़ी झिझकी, फिर धीरे धीरे उसने अपनी इच्छा बतानी शुरू की। मैं घर जाना चाहती हूं, अपने मां बाप से मिलना चाहती हूं। उसे इस तरह घर की याद में डूबा देखकर लिंतु ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अन्ना घर से बहुत समय से दूर है, अब उसके वापस जाने का समय आ गया है। वैसे भी मेरा भी फिर से पूर्वी सागर जाने का मन है। आखिर समुद्र में मेरी कल्टीवेशन स्पीड सबसे तेज रहती है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों में मैं तुम्हें वापस पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही अन्ना खुशी से भर उठी, यहां तक कि उत्साह में उसका संबोधन भी गड़बड़ा गया। धन्यवाद। हाय, मेरा मतलब धन्यवाद यंग मास्टर। 3 दिन बाद पूर्वी सागर में लिंतु और अन्ना उसे वापस समुद्र तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लॉर्ड सी गॉड, हमारा घर बस आगे ही है। लेकिन सब कुछ उनकी उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं निकला। ओह नहीं, लगता है वे लोग यहां से जा चुके हैं। इतने विशाल समुद्र में जहां कोई साफ सुराग भी ना हो, किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जब वे वहां पहुंचे तो उसका परिवार वहां नहीं था। लिंतु ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई निशान मिल सके। इसके बाद उसने अपनी बीस्ट लैंग्वेज एबिलिटी का सहारा लिया। वैसे भी मुझे सुरागों की कमी नहीं है। तभी एक नन्ही सी सुनहरी मछली पास आई और जैसे फुसफुसाकर लिंतु को वहां हुई बात बता गई। लगता है मामला सिर्फ घर बदलने जितना आसान नहीं है। उधर अन्ना बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो मुड़ी और लिंतु की ओर देखने लगी। यंग मास्टर, उसने देखा कि लिंतु मछलियों के झुंड को इकट्ठा करके उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटा रहा है। वो श्रद्धा से भर उठी। जैसी उम्मीद थी, ग्रेट लॉर्ड वही काम भी आसानी से कर सकते हैं जो हमारा सी स्पिरिट क्लैन नहीं कर सकता। फिर उन दयालु मछलियों ने एक तीर का आकार बना लिया और दिशा दिखा दी। ठीक है, अब जाओ। मछलियों की मदद से लिंतु को कुछ सुराग मिल चुके थे। अन्ना, हमें एक दिशा मिल गई है। लेकिन अगले ही पल उसके सामने अन्ना को इस तरह तड़पते हुए देखकर वो पूरे 5 सेकंड तक ठिठक गया। हे ऊपर वाले लॉर्ड सी गॉड, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार को घूम दीजिए। उसे खोजने के बजाय यूं नाटक करते देख लिंतु ने उसे हल्का सा झटका दिया। उठो, तुम्हारे कबीले के लोगों को किसी दूसरे समुद्री कबीले ने पकड़ लिया है। जरा ठीक से सोचो, क्या यहां आसपास कोई ताकतवर सी ट्राइब है? अन्ना फिर बच्चे की तरह आकर उसके पैर से लिपट गई। लॉर्ड सी गॉड, आपको उन्हें बचाना ही होगा। लिंतु ने तुरंत कहा, ठीक है, जल्दी रास्ता दिखाओ। इसके बाद बिना देर किए दोनों समुद्री कबीले के गांव की ओर निकल पड़े। लेकिन सामने का दृश्य देखते ही अन्ना का दिल टूट गया। लॉर्ड सी गॉड, जल्दी देखिए, उसके कबीले के लोग रस्सियों से खंभों से बांध दिए गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपने माता पिता को भी बंधा हुआ देखा तो अन्ना की आंखों से आंसू फूट पड़े। मां, फादर। लेकिन अन्ना की यह पुकार उनके पकड़े जाने की वजह बन गई। उसकी आवाज सुनते ही बंदी बनाने वालों को उनकी मौजूदगी का पता चल गया और अगले ही पल वे चारों तरफ से घिर गए। यहां तो 2 और सी स्पिरिट है और दोनों कितनी सुंदर है। इन्हें पकड़ लो, फिर हमें कम से कम 2 साल तक ट्रिब्यूट नहीं देना पड़ेगा। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और लिंतु का हाथ पकड़ लिया। पहले इस आदमी को अपाहिज बना देता हूं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल गलत इंसान से पंगा लिया था। लिंतु ऐसा नहीं था कि कोई भी आकर उसे दबा ले। उसने बिना देर किए हाथ बढ़ाया और सीधे उस आदमी का गला पकड़ लिया। ये क्या? लिंतु की पकड़ इतनी भयानक थी कि वह आदमी सांस तक नहीं ले पा रहा था। एक ही पल में उसका पूरा जोर खत्म हो गया। ऐसे गुंडे तो जैसे लिंतु के लिए ही बने थे। अगले ही पल उसने उन्हें असली बेप्सी का एहसास करा दिया। उनके शरीर अब उनके अपने नियंत्रण में नहीं थे। ये क्या हो रहा है? पकड़ो, इन्हें पकड़ो। उनके शरीर पर काबू पा लेने के बाद लिंतु ने उन्हें धीरे धीरे और दर्दनाक मौत देने का तरीका सोच लिया। समुद्र में जन्मे लोगों के लिए पानी के भीतर सांस न ले पाना, भला इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता था? मैं डूब रहा हूं। वाटर ब्रीदिंग टेक्निक नहीं चल रही। लिंतु ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम भी डूबने का दर्द महसूस करो। उसने मन ही मन समझ लिया कि यह तरीका भी प्रिमोर्डियल एसेंस के साथ साधना जैसा ही असर दे रहा है। जब तक मेरे पास लगातार अब्सॉर्ब करने के लिए एनर्जी आती रहेगी, मेरी प्रिमोर्डियल पावर भी लगातार बढ़ती रहेगी। आखिरकार
लिंतु और अन्ना ने मिलकर उसके कबीले के लोगों को उस खतरे से निकाल लिया। समुद्री कबीले के वे लोग डरकर भाग गए। ये अभी हुआ क्या? उन्हें बांधने वाली बेड़ियां पूरी तरह टूट चुकी थी और अब सब आखिरकार आजाद थे। उन्हें छुड़ाने के बाद लिंतु ने साफ कहा, अब तुम लोग स्वतंत्र हो। सब लोग स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। अभी क्या हुआ? मुझे तो पानी की शक्ति महसूस ही नहीं हुई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। इतने लंबे बिछों के बाद अन्ना दौड़कर अपने माता पिता की गर्म बाहों में जा समाई। माँ, फादर, आपने बहुत कष्ट सहा। बचाए गए लोगों में से एक की नजर लिंतु पर पड़ी। वो अवाक रह गया। ये लेजेंड्स में बताई गई डिवाइन पावर, क्या ये वही हो सकते हैं? लग रहा था कि अन्ना की तरह उन्होंने भी लिंतु को अपने देवता के रूप में पहचान लिया था। लॉर्ड सी गॉड। अगले ही पल सब लोग एक साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। हम लॉर्ड सी गॉड को प्रणाम करते हैं। अपने अनुभव से लिंतु तुरंत समझ गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। किंवदंती है कि सी गॉड सी ट्राइब को शक्ति देते हैं। अब समझ आया, इसलिए ये सब मुझे सी गॉड मान रहे हैं। तो फिर जैसा ये मान रहे हैं, फिलहाल वैसे ही सही। इसके बाद लिंतु ने अपने चारों ओर नीली रोशनी के घूमते हुए भंवर बना दिए और ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। लॉर्ड सी गॉड प्रकट हो गए हैं। देखो, मछलियां भी लॉर्ड सी गॉड के बुलावे पर आ गई हैं। अब जब अभिनय शुरू हो गया था तो लिंतु ने भी अपना किरदार पूरी तरह निभाना जारी रखा। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब मेरी प्रजा हो, फिर तुम आपस में एक दूसरे का वध क्यों कर रहे हो? उसकी बात को सच मानकर वे सब तुरंत घुटनों के बल झुक गए और क्षमा मांगने लगे। लॉर्ड सी गॉड, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम लॉर्ड सी गॉड से क्षमा की प्रार्थना करते हैं। लिंतु को भीतर ही भीतर थोड़ा थकान महसूस हुई। साउंड टेक्निक और इल्यूजन टेक्निक को एक साथ चलाना सच में बहुत एनर्जी खींच लेता है। अच्छी बात यह है कि यह सी ट्राइब बहुत शक्तिशाली नहीं है। अपना पश्चाताप दिखाने के लिए उन्होंने लिंतु के सामने एक खजाना अर्पित किया। ये हमारी ओर से लॉर्ड सी गॉड के लिए भेंट है। हम आशा करते हैं कि लॉर्ड सी गॉड अपना क्रोध थोड़ा शांत करेंगे। कृपया लॉर्ड सी गॉड, अपना रोष कम कीजिए। और समुद्र की ओर से जो उपहार उन्होंने लिंतु को दिया, वो एक सीप के भीतर रखा चमकता हुआ बैंगनी पत्थर था। लिंतु ने उस चमकीले पत्थर को हाथ में उठाकर देखा। ये क्रिस्टल एसेंस क्रिस्टल्स जैसे ही थे। वे किसी व्यक्ति की यौन पावर बढ़ा सकते थे, लेकिन उनका असर साधारण था, लगभग सस्ते एसेंस क्रिस्टल्स जैसा। तभी नीचे खड़े सी ट्राइब के एक जलमानव ने पुकारा, लॉर्ड सी गॉड, हमारा इरादा सी स्पिरिट क्लैन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बात बस इतनी थी कि वो अचानक रुक गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। ये क्रिस्टल दरअसल सी ट्राइब के शरीरों से संकुचित की गई यौन पावर है। प्रोफाउंड स्टेज का एक जलमानव आधे महीने में केवल एक ही ऐसा क्रिस्टल बना पाता है। हर साल सी गॉड फेस्टिवल के समय शक्तिशाली कबीले हमसे ट्रिब्यूट मांगते हैं। अगर फेस्टिवल से पहले हम पर्याप्त वाटर स्पिरिट एसेंस अर्पित न कर पाए तो हमारे कबीले के कुछ लोगों को बड़े कबीले पकड़कर अपने दास बना लेते हैं। फिर उसने अपने सामने सिर झुकाए पड़े लोगों की ओर देखा। इस साल हम किसी भी हालत में पर्याप्त वाटर स्पिरिट एसेंस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सी स्पिरिट क्लैन सी ट्राइब के बीच सबसे पसंदीदा दास माने जाते हैं और उन्हें वाटर स्पिरिट एसेंस की जगह चढ़ावे में दिया जा सकता है। इसलिए हम तभी उसके आसपास खड़े बाकी लोग भी रो पड़े। अगर ऐसी मजबूरी न होती तो हम सब भी सी गॉड की ही संतान हैं। कौन अपने ही बीच लड़ना चाहता है? हमें बचाइए, लॉर्ड सी गॉड। लॉर्ड सी गॉड, अगर हमें लॉर्ड सी गॉड का संरक्षण मिल जाए तो हम कभी भी दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे। लिंतु चुपचाप उन सबको देखता रहा। ये सी ट्राइब, शुरू में तो मेरा इरादा बस इतना था कि इनकी शक्ति अब्सॉर्ब करूं, फिर अन्ना को लेकर यहां से चला जाऊं, लेकिन अब लगता है कि असली कीमत किसी और को चुकानी चाहिए। फिर उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं सी गॉड के नाम पर शपथ लेता हूं, मेरी प्रजा जन्म से समान है। तुम में से किसी को भी कोई गुलाम नहीं बना सकता। स्वतंत्रता की महिमा इस पूरे समुद्र पर चमकेगी। ये सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। लॉर्ड सी गॉड अमर रहें, लॉर्ड सी गॉड अमर रहें। वे अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, हम बच गए। लॉर्ड सी गॉड ने हमारे पूरे कबीले को बचा लिया। लॉर्ड सी गॉड अमर रहें। लिंतु ने उन सबको शांत नजरों से देखा। अगर तुम्हारे पास अपना कोई सी गॉड नहीं है तो आज से मैं ही तुम्हारा सच्चा सी गॉड हूं। कुछ समय बाद प्राचीन सी ट्राइब नगर में दो युवा जल पुरुष उदास मन से गश्त कर रहे थे।
कितनी बदकिस्मती है, उस कमीने ने फिर मुझे गश्त पर भेज दिया। दूसरे ने झुंझला कर कहा, मुझे लगता है तुम मुसीबत बुला रहे हो, थोड़ी देर के लिए चुप रहो। तभी अचानक उनकी नजर सामने खड़े लोगों के एक झुंड पर पड़ी। वहां लोग हैं। मैं इस कबीले को जानता हूं। क्या ये लोग इस बार इतनी जल्दी ट्रिब्यूट चढ़ाने आ गए? जब उसकी नजर उस भीड़ में खड़े लिंतु और अन्ना पर पड़ी तो उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान खेल गई। अरे वाह, इन्होंने तो एक साथ 2 सी स्पिरिट्स पकड़ लिए। अब इस साल ट्रिब्यूट कम पड़ने की चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन उसकी हंसी अभी थमी भी नहीं थी कि सामने खड़े एक जलपुरुष ने मुट्ठी उठाकर उसे डांट दिया। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड सी गॉड के प्रति असम्मान दिखाने की? वह युवा जलपुरुष भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपना भाला उठा लिया। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? तुम मौत बुला रहे हो। अचानक समुद्र के जल में एक गोल घेरा सा बन गया। सामने खड़े वे जलजन उन पर गुस्से से घूरने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड सी गॉड का रूप धरने की? मर जाओ। अगले ही पल समुद्र की सतह पर वही उग्र जलपुरुष हाफता हुआ ऊपर उभरा। ये अभी क्या हुआ? वो रेत पर बैठ गया, सिर पकड़कर पूरी तरह सुनना। लॉर्ड सी गॉड सर्वशक्तिमान है। वे हमारी पानी को नियंत्रित करने की शक्ति तक छीन सकते हैं। वो लेजेंड सच है, सचमुच। लॉर्ड सी गॉड सच में है। इस बार तो हम बर्बाद हो गए। उधर लिंतु भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न था। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी वाटर मैनिपुलेशन, लिंतु को इस बात पर खुद भी हैरानी हो रही थी कि उसकी वाटर मैनिपुलेशन, प्लांडर और बीस्ट स्पीच टेक्निक्स इतनी असरदार साबित होंगी। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं बहुत पहले ही एमिली की अकड़ निकाल देता। बाकी बचे हुए जलजन अब भी गिड़गिड़ाकर विनती कर रहे थे, कृपया हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड सी गॉड। तभी अन्ना उसके पास आई और धीरे से पूछने लगी, मेरे लॉर्ड, क्या हमें बाकी सी ट्राइब्स को भी दबाना जारी रखना चाहिए? लिंतु मुस्कुराया और बोला, जरूरत नहीं है, आज मैं थक गया हूं। काफी देर से पानी के भीतर हूं। अब किनारे पर जाकर थोड़ी फ्रेश हवा लेने का समय है। वापसी के रास्ते में वो गहरे सोच में डूब गया। अगर मध्यम आकार के कबीलों में भी हर एक के पास अर्थ रियल्म लोअर स्टेज का कोई मुखिया है, तो बड़े कबीले जरूर अर्थ रियल्म अपर स्टेज या शायद हेवन रियल्म के शाही लोगों के अधीन होंगे। फिर उसने मन ही मन हिसाब लगाया, ऐसे एक्सपर्ट से शक्ति लूटना आसान नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि उभरी। छोटे और मध्यम कबीले तो धीरे धीरे प्लंडर करके अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं। जहां तक बड़े कबीलों की बात है, उनसे मैं तब निपटूंगा जब खुद अर्थ रियल्म अपर स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। आधा महीना बीत गया। इस दौरान वे लोग अब भी पूरी निष्ठा से किनारे पर आकर उसे अपनी रिपोर्ट्स देते रहे। लॉर्ड सी गॉड, अब लिंतु इन सबको संभालते संभालते कुछ थक चुका था, लेकिन उसका लाभ भी उसे साफ दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब तक कम से कम 1000 सी ट्राइब सदस्यों की शक्ति छीनी जा चुकी है, लेकिन उन्हीं की बदौलत मेरी कल्टिवेशन बहुत तेजी से बढ़ गई है। जब उसने अपनी मौजूदा ताकत की तुलना अर्थ रियल्म अपर स्टेज से की, तो उसे साफ महसूस हुआ, अब मैं अर्थ रियल्म अपर स्टेज की दहलीज को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। लिंतु ने आगे सोचा, अर्थ रियल्म में ब्रेकर थ्रू के लिए 6th ऑर्डर डिमोनिक बीस्ट की यूएन एसेंस चाहिए होती है, लेकिन अर्थ रियल्म अपर स्टेज का कोई सी ट्राइब सदस्य कुछ ही महीनों में उसी स्तर की वाटर स्पिरिट एसेंस बना सकता है, जिसका प्रभाव लगभग 6th ऑर्डर यूएन एसेंस जैसा ही होता है। तभी उसे पहले सुनी हुई बात याद आई। सी ट्राइब के अनुसार हाई ग्रेड वाटर स्पिरिट एसेंस, जो मुझे ब्रेकर थ्रू में मदद कर सकती है, आमतौर पर ट्रिब्यूट के रूप में शाही परिवार को चढ़ाई जाती है। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। तो फिर वही मेरा अगला लक्ष्य है। उसे कुछ देर तक चुप देखकर वो बूढ़ा जल पुरुष हिचकिचाते हुए बोला, लॉर्ड सी गॉड, अब उनके पास बड़े कबीले को चढ़ाने के लिए कोई वाटर स्पिरिट एसेंस नहीं बची है। अगर ऊपर वालों को यह पता चल गया तो क्या हम? उसकी बात का सीधा उत्तर देने के बजाय लिंतु ने उल्टा पूछा, पहले तुम लोग ट्रिब्यूट में क्या दिया करते थे? यह सुनकर बूढ़ा जल पुरुष पुरानी बात याद करने लगा। वाटर स्पिरिट एसेंस के अलावा इंसानों की चीजें भी चढ़ावे में स्वीकार की जाती है। अगर हम कोई मानव व्यापारी जहाज पकड़ लेते तो उसमें मौजूद कीमती सामान को एसेंस की जगह ट्रिब्यूट के तौर पर दे सकते थे। यह सुनते ही लिंतु के मन में जैसे कोई विचार चमक उठा। सही है, सी ट्राइब के लिए तो साधारण बर्तन, कड़ाही, टाइलें और पोर्सलेन जैसी चीजें भी दुर्लभ है, लेकिन मेरे लिए यह बस एक छोटा सा खर्च है। बूढ़े जलपुरुष ने हिचकिचाते हुए पूछा, लॉर्ड सी गॉड, क्या हमें अब भी उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा?
अगर आप कोई चमत्कार करके उनकी शक्ति ही छीन ले तो। लिंतु हल्का सा मुस्कुराया। अभी सही समय नहीं आया है। मेरी अपनी योजना है। कुछ दिन बाद गश्त पर निकले दो जल पुरुष आपस में बात कर रहे थे। ये कबीला इतना ताकतवर कब से हो गया? दूसरे ने बेपरवाही से कहा। कोई कबीला मजबूत हो या कमजोर, ये तो चलता रहता है। बस ट्रिब्यूट समय पर पहुंचना चाहिए। चलो जाकर देखते हैं। जब लिंतु के अधीन जलजन ने उन्हें देखा तो वे तुरंत सिर झुकाकर बोले, आदरणीय दूतों का स्वागत है। उन दूतों ने ठंडे स्वर में पूछा, इस साल का ट्रिब्यूट तैयार है या नहीं? उनमें से एक जल पुरुष ने तुरंत उत्तर दिया, मान्यवर, सब कुछ पूरी तरह तैयार है। सारा सामान पहाड़ के पीछे वाले द्वीप पर रखा गया है। कृपया हमारे साथ चलिए। ये सुनकर वे दूत बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, रास्ता दिखाओ। वहां पहुंचकर उस जल पुरुष ने सामने रखे संदूकों की ओर इशारा किया। ये इस वर्ष के हमारे ट्रिब्यूट हैं। कृपया इन्हें देख लीजिए, मान्यवर। जैसे ही दूतों ने संदूक खोले, उनकी आंखें चमक उठीं। ये क्या तुम लोगों ने किसी मानव व्यापारी जहाज को लूट लिया? वह जल पुरुष मुस्कुराया और बोला, कुछ दिन पहले एक मानव मर्चेंट शिप समुद्र में तूफान का शिकार हो गई थी। उसके उल्टे हुए माल को हमने इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने चमकते हुए सीप भी आगे बढ़ाए। दोनों आदरणीय दूतों ने लंबा सफर तय किया है। हमारे कबीले ने आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट भी तैयार की है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। ये सुनते ही वे भीतर खिल उठे। एक ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा, नियमों के अनुसार तो हमें उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर ये तुम्हारी सच्ची भावना है तो हम इसे राजा की ओर से स्वीकार कर लेते हैं। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, समझ लो, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लिंतु ने आज्ञाकारी भाव से सिर झुका लिया। मैं समझ गया। आगे से दूतों के निर्देशों का पूरा पालन करूंगा। आदरणीय दूतों को विदा करता हूं। अपना काम पूरा करके वे दोनों संदूक उठवाकर बड़े रोब से वापस लौटने लगे। भाइयों, रास्ता खाली करो। हाँ मालिक। कुछ ही देर बाद वे वापस सी ट्राइब की शाही नगरी पहुंच गए। वे सब एक एक करके नगर के भीतर दाखिल होने लगे और लिंतु एक किनारे खड़ा चुपचाप सब देखता रहा। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। हाई ग्रेड वाटर स्पिरिट एसेंस। मैं आ रहा हूं। समुद्र के भीतर रहने वाले सभी कबीले शार्क पर सवार होकर धीरे धीरे सी गॉड फेस्टिवल में शामिल होने के लिए थूंगलान राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। लिंतु ने मौका देखा। जैसे ही पहरेदार दस्तावेज जांचने में उलझे, वो फुर्ती से भीतर घुस गया। जायंट व्हेल ट्राइब 3100 यांग। व्हाइट सैंड ट्राइब की ओर से 2600 यांग का बधाई उपहार। ब्लू टाइड ट्राइब 2300 यांग का बधाई उपहार। तभी एक सतर्क जलरक्षक ने अचानक सिर घुमाया और इधर उधर देखने लगा। उसने पास खड़े दूसरे पहरेदार से कहा, क्या मुझे भ्रम हुआ या अभी अभी कोई अंदर गया है? लेकिन दूसरे पहरेदार ने लापरवाही से बात टाल दी। शायद बस समुद्री धारा तेज हुई होगी। सी गॉड फेस्टिवल के दौरान कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह मरना न चाहता हो। यह सुनकर दीवार के पीछे छिपे लिंतु ने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महल के पहरेदार भी अर्थ रियल्म अपर स्टेज के होंगे। अच्छा हुआ कि मेरे पास अर्थ रियल्म कंसीलमेंट एबिलिटी है। हेवन रियल्म से नीचे का कोई भी मुझे देख नहीं सकता। इसके बाद वे दोनों फिर अपनी ड्यूटी में लग गए। अगर तुम लोगों की वजह से देर हुई तो अच्छा नहीं होगा। जल्दी करो और तेज चलो। अपने त्रिशूल थामे वे दोनों रक्षक बेहद गंभीर दिख रहे थे और पूरी सतर्कता से निगरानी कर रहे थे। उधर खजाने वाले कक्ष में लिंतु खुशी खुशी खजाने को उलट पुलट कर देख रहा था। जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। यकीन नहीं होता, यहां इतनी सारी वाटर स्पिरिट एसेंस है। उसने उन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर बना दिए। वाटर स्पिरिट एसेंस। वो बिल्कुल शांत खड़ा एक एक करके गिनती करने लगा। 1 391 520। गिनती पूरी होने के बाद उसने ठुड्डी पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचने लगा, जो वाटर स्पिरिट एसेंस अर्थ रियल्म अपर स्टेज के सी ट्राइब एक्सपर्ट्स तैयार कर सकते हैं, वो यहां नहीं है। लगता है उसे किसी और ज्यादा सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखा गया है। फिर उसने कंधे उचकाए और सामने रखे सारे खनिज अपने स्पेशल स्टोरेज में समेट लिए। हालांकि ये वाटर स्पिरिट एसेंस मेरे सीधे काम की नहीं थी, लेकिन मैं इन्हें किन्वुयान और बाकी लोगों के पास ले जा सकता था। जब यहां तक आ ही गया हूं तो खाली हाथ कैसे लौट सकता हूं? यह सोचकर लिंतु ने एक स्पेशल पोर्टल बनाया और उसके भीतर कदम रख दिया। जाते जाते वो अब भी बुदबुदा रहा था,
इतनी कीमती चीज किंग टीएचएनजी लैन अपने साथ लेकर नहीं घूमेगा। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि उसने इसे अपने महल के भीतर कहीं छिपा रखा हो। उधर जलजन के महल के भीतर माहौल काफी जीवंत था। चारों तरफ शोर, हंसी और बातचीत गूंज रही थी। इस साल के सी गॉड फेस्टिवल में इंसानों के बना हुए बहुत बढ़िया मदिरा मिली है। सच में मजा आ गया। और ट्रिब्यूट में सी स्पिरिट युवतियां भी भेजी गई हैं। अब इसे ही तो असली आनंद कहते हैं। अगर और पीने का मन है भाई तो एक प्याला और ले लो। ऊंचे मंच पर बैठा मर्फो किंग भी अपना प्याला उठाए हुए था। किंग टीएचएनजी लैन जोर से हंसा और ऊंची आवाज में बोला, सी गॉड हमारी रक्षा करें। जिस दिन मैं किंग टीएचएनजी लैन इस असीम गहरे समुद्र को एक कर लूंगा, उसी दिन हम धरती पर आक्रमण करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितनी चाहे उत्तम मदिरा होगी, जितनी चाहे सुंदर स्त्रियां होंगी, बेहिसाब धन होगा और अनगिनत दास होंगे। ये सुनते ही नीचे बैठे सभी जलजन एक साथ गरज उठे, सी गॉड अमर रहें, बुद्धिमान किंग अमर रहें। लेकिन इस चल रही दावत से बेपरवाह लिंतु पागलों की तरह किंग टीएचएनजी लैंड के मुख्य महल में खोजबीन कर रहा था। वाटर स्पिरिट एसेंस, वाटर स्पिरिट एसेंस, जल्दी मेरे सामने आओ। यहां भी नहीं है। दावत लगभग खत्म होने वाली है। मेरे पास समय कम पड़ रहा है। आखिर कहां छिपाई है इसने? इतनी अच्छी तरह क्यों छुपा कर रखा है? तभी उसकी नजर आसपास की इमारतों की परछाइयों पर पड़ी और उसके मन में एक बात कौंध गई। महल के आसपास या ऊपर कहीं भी अतिरिक्त जगह नहीं है। अगर कोई सीक्रेट चेंबर या छिपा हुआ मैकेनिज्म है तो वो जरूर जमीन के नीचे होगा। उसने तुरंत अपनी स्पेशल गेट एबिलिटी का इस्तेमाल किया और दीवार के आर पार चला गया। अगले ही पल उसे सचमुच एक गुप्त रास्ता और छिपा हुआ कक्ष मिल गया। जैसा सोचा था, नीचे तो सच में एक अलग ही दुनिया बसी है। सीढ़ियां उतरते ही उसकी नजर ढेरों खजानों और हाई ग्रेड वस्तुओं पर पड़ी। उन सब में से जो प्रबल ऊर्जा निकल रही थी वो साफ बता रही थी कि वे हाई ग्रेड वाटर स्पिरिट एसेंस थी। मेज पर रखी उन दुर्लभ वस्तुओं को देखकर लिंतु की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बुदबुदाया, सिर्फ यही? पूरे 15 टुकड़े हैं। मुझे लग रहा है अब मैं अर्थ रियल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। अर्थ रियल्म अपर स्टेज। उधर नशे में डूबे किंग टीएचएनजी लैन को एक जलपुरुष सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। राजा लड़खड़ाती जुबान में बोला, मैं और तुम्हारे पिता पुराने मित्र थे। तुम्हें मन लगाकर साधना करनी होगी और जल्दी से इमॉर्टल स्टेज तक पहुंचना होगा। उन्हें निराश मत करना। वह जलपुरुष बेबसी से बोला, जी महाराज, मैं निश्चित ही मन लगाकर साधना करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जब किंग टीएचएनजी लैन अपने निजी कक्ष में पहुंचा तो उसने नशे में ही इधर उधर देखा और बुदबुदाया, अजीब बात है, क्या मेरा कमरा पहले भी इतना बिखरा हुआ था? छोड़ो, पहले अपना खजाना देख लेता हूं, बाकी बाद में सोचूंगा। लेकिन जब वह अपने गुप्त कक्ष तक पहुंचा तब भी उसके मुंह से वही बड़बड़ाहट निकलती रही, बाहर तो पहले ही सब बिखरा पड़ा है। मेरा सीक्रेट चेंबर भी इतना अस्तव्यस्त क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई चोर आया हो। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर वहीं थम गया। फिर उसने अचानक घबराकर ऐसी चीख मारी कि उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी, मेरी मेरी वाटर स्पिरिट एसेंस, वो कहाँ गई? उधर दूसरी तरफ जैसे किसी ने सच में उसका नाम ले लिया हो, लिंतु को अचानक छींक आ गई। उसने अपनी नाक को छुआ और हल्की हंसी के साथ बोला, लगता है चोरी पकड़ में आ गई है। लेकिन इसके बावजूद वह बिल्कुल नहीं घबराया। वो तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और साधना शुरू कर दी। अब और इंतजार नहीं हो सकता, मुझे इसे तुरंत रिफाइन करना होगा। उसके मन में लहरों के चट्टानों से टकराने का दृश्य चमका। वह एकदम चौंक कर आंखें खोल बैठा। फिर दोबारा आंखें बंद करते हुए उसने सोचा, तो यह है अर्थ रियल्म अपर स्टेज। यह एहसास सच में बड़ा अवास्तविक लग रहा है। तभी अचानक उसके मन में एक नाम कौंधा, सही, लिंग यिन। उधर अपने घर में लिंग यिन मिंगझू के साथ बैठी उदासी से सांस भर रही थी। लिन तू बहुत बुरा है, उसने कहा था। अगर वह प्रतियोगिता जीत गया तो मुझसे विवाह करेगा। लेकिन उसने तो पहले मिंग हा से ही शादी कर ली। मिंगझू ने बिना घुमाए फिराए सीधा कह दिया, तुम यही सोच रही हो ना कि लिन तूने अभी तक तुमसे विवाह क्यों नहीं किया? यह सुनते ही लिंग यिन का चेहरा एकदम लाल हो गया। क्या क्या आपको यह कैसे पता चला? मिंगझू हल्के से मुस्कुराई। मेरे और लिन तू के बीच एक समझौता है। जब मैं हेवन स्टेज तक पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे लिए सभी खतरे खत्म कर दूंगी, तब हम तलाक ले लेंगे। उसके बाद तुम उससे विवाह कर सकोगी और सारी अफवाहें भी अपने आप खत्म हो जाएंगी।
लिंग यिन ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तलाक? वो थोड़ा पास झुकी और धीरे से पूछने लगी, क्या आपको लिन तो जरा भी पसंद नहीं है? मिंग झू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जरा भी नहीं। उसी समय दूर आसमान में एक उड़ता हुआ जहाज गुजरता दिखाई दिया। लिंग यिन उत्साह से चिल्लाई, दीदी देखिए, जरूर वो लिन तो है। वो वापस आ गया। मिंग झू ने बस हल्की सी नाक सिकोड़ी तो उसने आखिर लौटने का फैसला कर ही लिया। लिन तो मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा, आखिरकार तुमसे फिर मिल पाया। इन पिछले कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लिंग यिन यह सब समझ ही नहीं पाई। वो हैरानी से उन्हें देखती रही। फिर जैसे ही उसके मन में बात जुड़ी, वो शर्म से हल्का सा पीछे हट गई और हकलाकर बोली, ये क्या है? इतना अचानक क्यों? लेकिन उसी समय लिन तू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई, जबकि लिंग जुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? लिन तू ने लिंग जुन की बात अनसुनी कर दी। उसने जल्दी से लिंग यिन को साथ खींचते हुए कहा, बस मेरे साथ चलो। ये सब अपनी आंखों से देखकर लिंग यिन सिर्फ अवाक खड़ी रह गई। उनके ऊपर जलधारा तेजी से बह रही थी। लिंग जुन और लिन तू आमने सामने खड़े थे। लिंग जुन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुमने ये सोच समझकर तय किया है? लिन तू ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगले ही पल एक प्रहार हुआ और झील की सतह से पानी उछल पड़ा। लिन तू ने बाएं हाथ की उंगलियां मोड़ी और दाएं मुक्के को घुमाते हुए अपनी पावर मैनिपुलेशन एबिलिटी छोड़ दी। यह देखकर लिंग जुन बिल्कुल शांत रही, जैसे कुछ खास हुआ ही न हो। वो वही स्थिर खड़ी रही और लिन तू की हरी आंधी जैसी शक्ति को अपनी गुलाबी ऊर्जा से टकराते हुए देखती रही। लिन तू की कनपटियों पर पसीना छलक आया। आंखें आधी सिकोड़कर उसने हरे रंग का एक घूमता हुआ साइक्लोन आगे फेंका और जोर से हंस पड़ा। सामने खड़ी लिंग जुन ने देखा कि उसका हमला उसके शरीर से बस एक बाह भर दूरी पर आकर रुक गया है। वो शांत स्वर में बोली, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो बेहतर होगा कि ये मुकाबला यहीं जल्दी खत्म कर दे। लेकिन अगले ही पल लिंग जुन का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा फक पड़ गया और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। लिन तू ने अपने बाएं हाथ को नीचे फैलाया और अपनी आइस मैनिपुलेशन एबिलिटी से अपने नीचे बर्फ का एक मंच बना लिया। लिंग जुन ने झुंझलाकर भौहें चढ़ाई और तिरस्कार से बोली, अपर अर्थ रियल्म तक पहुंचने के बाद भी तुम अब तक ऐसे बचकाने तरीके ही अपनाते हो। इसके तुरंत बाद उसने गुलाबी ऊर्जा का एक गोला छोड़ा, जिसने बर्फ को तोड़कर फिर पानी में बदल दिया। वो ऊंची आवाज में बोली, बिखर जाओ। अगले ही क्षण वो विशाल बर्फ का टुकड़ा टूटकर अनगिनत छोटे छोटे क्रिस्टलों में बदल गया और बरसात की तरह नीचे गिरने लगा। उसी क्षण लिन तू ने अपने पूरे शरीर को अग्नि से लपेट लिया। अपनी फायर मैनिपुलेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर से सीधा लिंग जुन की ओर झपटा, मानो अचानक वार करके उसे चौंका देना चाहता हो। लेकिन लिंग जुन ने पल भर में इस बदलाव को महसूस कर लिया। उसने ऊपर नजर उठाई और उसकी आंखों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। लिन तू ने तुरंत अपने बाएं हाथ से एक प्रहार किया और आग की एक लपट उसकी ओर छोड़ दी। समय तेजी से बीत गया। 45 मिनट बाद लिन तू फटे हुए कपड़ों में एक ठूंठ पर बैठा था। दूर खड़ी लिंग जुन को देखकर वो हल्का सा हंसा, ठीक है, अब यही रुकते हैं। मेरे चेहरे पर भी मिट्टी लग गई है। लिंग जुन के चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे सरकी। उसने शांत लेकिन तीखे स्वर में पूछा, बस अब संतुष्ट हो गए? अभी तक जीत हार तय नहीं हुई है ना? लिन तू बिखरी हालत में था, लेकिन उसके तेवर अब भी ढीले नहीं पड़े थे। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं है। तुम्हारी ग्रेविटी ब्लेड अब बस मेरे पैरों को जमीन में थोड़ा सा धंसा पाती है और मेरे मौजूदा हमले तुम्हारे कपड़ों को भी छू नहीं पा रहे। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो ये बस बराबरी पर अटका रहेगा। ये सुनकर लिंग जुन के चेहरे पर अचानक हैरानी उभरी। उसने पूछा, तुम्हारे पास अभी भी कम से कम 2 एबिलिटीज और है, लाइट और डार्कनेस। तुमने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लिन तू ने आंखें हल्की सिकोड़ ली और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैंने उनका इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाऊंगा। यह सुनते ही लिंग जुन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसके भीतर का गुस्सा जैसे तुरंत भड़क उठा। वो थोड़ा आगे झुकी और दबाव भरे स्वर में बोली, अच्छा तो फिर एक बार आजमा कर देख ले। लिन तू ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर मना किया, ओह नहीं, रहने दो। फिर उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, वैसे भी तुमने भी अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है ना? परिवार में मेल बना रहे तो सबके लिए अच्छा होता है।
इतना कहकर उसने आसमान की ओर इशारा किया और चेहरे पर खुशामदी मुस्कान ले आया। ओह हाँ, तुम्हारे साथ इस स्पारिंग के लिए धन्यवाद के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया है। लिंग जुन ने बाहें बांध ली। उसकी आंखों में उत्सुकता की हल्की झलक आई। धन्यवाद का गिफ्ट? तुरंत ही लिन तूने अपनी हथेली पर एक नीला स्पेल रच लिया और बोला, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, फिर खुद देख लेना। अगले ही पल अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशकण लिंग जुन के चारों ओर घूमने लगे। उन्हें देखकर वो कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गई। क्या ये? फिर जैसे ही उसे अचानक कुछ समझ आया, लिंग जुन ने तुरंत अपना सीना थाम लिया। तभी लिंग जुन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो झटके से बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एबिलिटी सिर्फ डुअल कल्टिवेशन के जरिए ही दे सकते थे। क्या तुमने अभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल मेरे साथ उसी तरह किया है? लिन तूने तुरंत समझाया, मिस लिंग जुन, कृपया ऐसी अजीब कल्पनाएं मत कीजिए। अब जब मैं अर्थ रियल्म अपर स्टेज में पहुंच चुका हूं, तो मैं डुअल कल्टिवेशन के बिना भी एबिलिटीज ट्रांसफर कर सकता हूं। इतना कहकर उसने उसे गौर से देखा, फिर ठुड्डी पर हाथ टिकाकर कुछ पल तक उसे परखता रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे है? ऐसा तो नहीं कि तुम हर बार छिपकर देखती रही हो? यह सुनते ही लिंग जुन और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और हकलाते हुए बोली, क्या? वाह, वो सच नहीं है। मैं क्यों झांकने लगी? इससे पहले कि लिन तू उससे और कुछ पूछ पाता, वो गुलाबी धुएं की लहर की तरह वहां से उड़ गई। बस आज के लिए इतना काफी है। मैं अब वापस जा रही हूं। लिन तू ने सहज भाव से कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। फिर उसने दोबारा ठुड्डी पर हाथ टिकाया, आंखें हल्की सिकोड़ ली और अर्थपूर्ण अंदाज में बुदबुदाया, सोचा नहीं था। मेरी पहली पत्नी को चुपके से देखने का भी शौक है। शायद भविष्य में वही मेरी दाव कंपेनियन भी बन जाए। कुछ समय बाद लिन निवास के आंगन में लिंग यिन भौं चढ़ाए उदास चेहरे के साथ बैठी थी। इतनी देर क्यों हो रही है? और दीदी भी, क्या वे मुझे भूल ही गए हैं? तभी अचानक लिन तूने दरवाजे से सिर अंदर किया और वह चौंक गई। लिंग यिन, तुम क्या कर रही हो? वो तुरंत मुंह फेर कर रूठे हुए स्वर में बोली, हुफ, तुम दोनों पुराने दिनों की बातें कर रहे हो, तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ये देखकर लिन तूने जल्दी से सफाई दी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस थोड़ा स्पारिंग कर रहे थे। देखो, उसने तो मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। ये सुनते ही लिंग यिन तुरंत मुड़ी। उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। स्पारिंग? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लिन तूने अपना मुक्का दिखाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। आखिर मैं अर्थ रियल्म अपर स्टेज में पहुंच गया हूं, तो उसे आजमाना तो बनता ही था। लेकिन जब लिंग यिन ने पूछा, तो फिर जीता कौन? लिन तूने सिर खुजाया और थोड़ा बचते हुए बोला, उसे बराबरी ही मान लो। अगले ही पल उसने लिंग यिन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और मनाने वाले स्वर में कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो। लिंग यिन एकदम चौंक गई। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद लाल दरवाजे के सामने खड़ी लिंग यिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये वही घर नहीं है जहां हम पहले रहते थे? हम यहां क्यों आए हैं? लिन तूने बस इतना कहा, अंदर चलो, तब पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद लिंग यिन बिस्तर पर बैठी अपने हाथों में तैरते छोटे छोटे प्रकाश कणों से खेल रही थी। उधर लिन तू कपड़े बदलकर लेट गया। उसने ठुड्डी पर हाथ टिकाया, चेहरा थोड़ा फीका पड़ा था और मन ही मन सोच रहा था, स्पर्श के जरिए एबिलिटीज ट्रांसफर करना सच में बहुत थका देने वाला है। एक ही दिन में 2 लोगों को एबिलिटीज देना तो जैसे खुद को ही खत्म कर देने जैसा है। अपने हाथों में चमकती नीली ऊर्जा को देखते हुए लिंग यिन खुशी से बोली, ये वाटर एलिमेंट एबिलिटी है। भले ही ये दीदी वाली साइकिक एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये एहसास सच में। अगले ही पल उसकी आंखें आनंद से सिकुड़ गई और वो उत्साह से चिल्ला उठी, ये तो कमाल है, मुझे और चाहिए, और चाहिए। लिन तू के माथे पर पसीना आ गया। उसने बेबसी भरी नजरों से उसे देखा और कहा, ठीक है, ठीक है। उसी समय राजधानी की चहल पहल भरी गलियों में एक दुकान के सामने खड़ी मार्शल एंसेस्टर की पत्नी यानी लिन तू की मां दोनों हाथ खुशी से उठाकर बोली, आज भी खरीदारी बहुत अच्छी रही। उनके पास खड़ी पीसफुल एंसेस्टर की पत्नी यानी लिंग जुन की मां भी मुस्कुरा उठी। उनके घराने के गहने सच में बहुत बेहतरीन होते हैं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी। उन्होंने देखा कि लिन तू लिंग यिन का हाथ पकड़े उस लाल घर से बाहर निकल रहा है।
क्या वो लिंग यिन और तुअर हैं? पीसफुल एंसेस्टर की पत्नी की आंखें फैल गई। लगता तो ऐसा ही है। अगले ही पल जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह खुले के खुले रह गए और वे सदमे से भर उठीं। मार्क्विस वुआन की पत्नी बिजली गिरने जैसी हालत में फक पड़ गई और हकलाकर बोली, तुअर, वो लड़का, वो ठीक तो है ना? उधर मार्क्विस पिंगन की पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। घबराई हुई आवाज में उन्होंने कहा, और लिंग यिन, ये उन्होंने कैसे? लिन निवास की छत पर धूप बिखरी हुई थी। कमरे के भीतर एक पात्र में भरी नीली स्पिरिट एसेंस को देखकर लिंग यिन विस्मय से बोली, ये वाटर स्पिरिट एसेंसेस हैं। उसके बगल में खड़े लिंतु ने आंखें हल्की सिकोड़कर कहा, हाँ, इन्हें ले लो और इस्तेमाल करो। ये तुम्हें बहुत जल्दी अर्थ रियल्म लोअर स्टेज की पीक तक पहुंचाने के लिए काफी है। ये सुनते ही लिंग यिन खुशी से खिल उठी। धन्यवाद लिंतु, सच में मैं समझ ही नहीं पा रही कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। मौका देखकर लिंतु ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरा इतना धन्यवाद करना चाहती हो? लिंग यिन ने झिझकते हुए कहा, हाँ, जो भी तुम चाहो। ये कहते ही उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। उसके मन में जैसे कोई बात कौंधी और वह शर्माते हुए बोली, ओ, बस बहुत ज्यादा ना हो। लिंतु ने संतुष्ट होकर धीरे से कहा। अगले ही पल वह मुस्कुराया, लिंग यिन को अपनी बाहों में लिया और बोला, तो फिर एक बार गले लगना, ठीक है? यह सुनकर लिंग यिन चौंक गई। उसका चेहरा और लाल हो गया। उधर दरवाजे के बाहर खड़ी दोनों माताएं ये दृश्य देखकर जैसे सिर से पांव तक सिहर उठीं। फिर अगले ही पल दोनों स्तब्ध रह गई और घबराकर लगभग एक साथ बोल उठीं, ये तो पहले ही गले लग चुके हैं। लिंग जुन, क्या वो घर पर है? अंदर से आवाज सुनकर लिन तू भी चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, अरे, मदर आ गई। फिर वह बिल्कुल सामान्य भाव से उनकी ओर मुड़ा, जैसे कोई खास बात ही न हो। आप दोनों बिना कुछ बताए आ गई। क्या कोई काम था? मार्क्विस पिंगन की पत्नी और मार्क्विस वुआन की पत्नी दोनों एक साथ सिहर उठीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भारी छाया उतर आई। ओह! दोनों वहीं जड़ हो गई। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, आजकल के जवान बच्चे भी कितने सहज हो गए हैं, क्या इन्हें जरा भी संकोच नहीं? सबसे पहले मार्क्विस पिंगन की पत्नी बोली, नहीं, कोई खास बात नहीं थी। मार्क्विस वुआन की पत्नी का चेहरा अब भी फक पड़ा था। उन्होंने जल्दी से कहा, बस रास्ते में कुछ फल लिए थे, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आए। चेहरों पर अजीब कड़वाहट लिए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अच्छा, अब हम तुम दोनों की बातों में बाधा नहीं डालेंगे। उधर लिंतु और लिंग यिन दोनों ही बिल्कुल अनजान और सहज भाव से फल की टोकरी लेते हुए बोले, ओ, धन्यवाद मदर। समय धीरे धीरे बीतता गया। उधर वुआन मार्क्विस निवास में मार्क्विस वुआन की पत्नी भौं चढ़ाए निराश चेहरे के साथ बैठी थी। घबराई आवाज में उनके मुंह से निकला, कुल का नाम डुबो दिया, पूरा नाम डुबो दिया। ये सब हमारी ही गलती है, हमने तुअर पर ठीक से ध्यान नहीं रखा। उनके पास बैठी मार्क्विस पिंगन की पत्नी आंसू पोंछ रही थी। वो सुबकते हुए बार बार इनकार कर रही थी। ऐसा मत कहिए, गलती हमारे घर की है। मैं अच्छी मां नहीं बन पाई, मैं अपनी बेटी को ठीक से नहीं पाल सकी। दोनों माताएं उदास चेहरों के साथ बैठी रहीं और भारी सांसें भरती रहीं। अगर लिंग जुन को पता चल गया कि उसकी अपनी बहन और उसका पति इस तरह तो वो ये सब कैसे सह पाएगी? ये दोनों बच्चे भी ना। उधर एक शांत से माहौल में लिंतु ने गर्म खाना लिए आ रहे वैद्य को देखा और पूछा, वैसे मैंने लिंग जुन को पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं, खाने के समय भी वो नजर नहीं आई। वैद्य, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वैद्य ने आंखें फैलाकर सोचा, फिर ठुड्डी खुजाते हुए बोला, बहन लिंग जुन शायद अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रही है। उन्होंने कहा था कि बाद में खा लेंगी। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसी ही है। ये सुनकर लिंतु हल्का सा भौहें सिकोड़कर चुप हो गया। उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। कल्टीवेशन, वो मन ही मन सोचने लगा। हालांकि लिंग जुन पहले भी साधना में बहुत मेहनती थी, लेकिन पिछली लड़ाई के बाद तो वो और भी ज्यादा कठोर हो गई है। क्या वह सच में इतना नहीं चाहती कि मैं उससे आगे निकल जाऊं? वह तो अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख रही। उसी समय लिंग जुन अपने कमरे में बिस्तर पर पद्मासन लगाकर बैठी थी। उसके चारों ओर गुलाबी आध्यात्मिक ऊर्जा फैल रही थी। तभी उसने देखा कि कोई फल की थाली लेकर अंदर आया है। वो रुक गई और हैरानी से बोली, लिंतु। उसने सुना
वो कह रहा था, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूं। फिर लिंतु मुड़ते हुए बोला, मैंने इन्हें ठंडा करके लाया है, गर्म हो गए तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। लिंग जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और फल की थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसने बस धीमे से किया, लेकिन जैसे ही उसने एक टुकड़ा मुंह में रखा, उसकी आंखें हल्की सी खैल गई। स्वादिष्ट, उसने अनायास ये शब्द कह दिया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा भी खींच लिया, ठुड्डी पर हाथ टिकाया, आंखें हल्की सिकोड़ ली और धीमे से बुदबुदाई, अजीब है, पहले तो हम सिर्फ माता पिता के सामने ही एक मेलजोल वाला जोड़ा होने का दिखावा करते थे, तो आज यह सब करने का मतलब क्या है? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लिंतु ने फिर दरवाजे से सिर अंदर किया। लिंगजुन, मैंने तुम्हारे लिए ठंडा होने के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी भी बनाया है। ये सुनते ही लिंगजुन चौंक गई और झुंझलाकर बोली, क्या तुम एक ही बार में सब कुछ नहीं कर सकते? अपने सामने रखी सुंदर सी स्मूदी को देखकर उसने भौहें सिकोड़ी और सीधे पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? जो कहना है सीधे कहो। ये इतना ध्यान रखने वाला नाटक क्यों कर रहे हो? लिंतु उसके पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ा, फिर हल्का सा सिर घुमाकर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन अगर हम दोस्त की तरह एक दूसरे का ख्याल रखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? मुझे अभी लिन श्यांग के लिए भी एक हिस्सा तैयार करना है। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। यह सुनकर लिंग जुन हल्का सा शर्मा गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अभी के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। तुम्हें मेरे लिए और कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी है। तभी लिंतु अचानक पलटा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। ओह हाँ, वैसे हम लोग शहर में थोड़ा घूमने जाने वाले थे। लिंग यिन और लिन श्यांग भी साथ जा रहे हैं, क्या तुम भी चलना चाहोगी? थोड़ा बाहर की हवा खा लोगी? उसने लिंग जुन का सीधा इनकार सुना। मुझे नहीं जाना। लेकिन अगले ही पल लिंतु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचते हुए समझाने लगा, पूरा दिन कल्टीवेशन करना बहुत उबाऊ होता है, आराम और काम के बीच संतुलन भी जरूरी है। चलो ना, चलते हैं, रास्ते में तुम्हारे लिए स्नैक्स भी खरीद दूंगा, ठीक है? ये सुनकर लिंग जुन घबरा गई। अरे लिंतु, लिंतु ने आंखें हल्की सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैंने मदर इन लॉ से वादा किया है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनकर लिंग जुन का दिल जैसे एक पल को थम गया। उसने बस धीमे से कहा, ओह, और जाने अनजाने उसके चेहरे पर एक हल्की खुश मुस्कान आ गई। अब उसने मना भी नहीं किया। कुछ समय बीत गया। कुछ दिनों बाद आंगन के बीचों बीच लिंतु ने उस लड़की को उत्सुकता से देखा, जो जैसे उसका इंतजार कर रही थी। लिंग यिन, क्या बात है, इतना छिपछिपाकर क्यों बुला रही हो? इधर आओ। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लिंग यिन का चेहरा लाल हो गया। वह उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी, अगर बड़ी बहन को एक और एबिलिटी मिल जाए तो उनकी कल्टीवेशन स्पीड और तेज हो जाएगी, फिर हम भी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। यह सुनते ही लिंतु के माथे पर पसीना आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, तो बात यह है, लेकिन अगर मैंने लिंग यिन को बता दिया कि मैं उसकी बहन को पहले ही दूसरी एबिलिटी दे चुका हूं, तो वह जरूर बहुत नाराज हो जाएगी। बेहतर है खुद मुसीबत को न्योता न दूं। तभी उसने लिंग यिन को फिर कहते सुना, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम उन पर भरोसा नहीं कर सकते? मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच थोड़ी खटास है, लेकिन आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो, फिर इतनी शंका क्यों? यह सुनकर लिंतु ने तुरंत कमर पर हाथ रखे और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है, मैं इस बारे में सीरियसली सोचूंगा। लिंग यिन खुशी से खिल उठी, सच, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन अगले ही पल लिंतु की आंखें अचानक फैल गई और वो हैरानी से वहीं का वहीं रह गया। इसके बाद उसने घबराए हुए चेहरे के साथ तुरंत एक दिशा में मुड़कर देखा। यह देखकर लिंग यिन हैरानी से बोली, क्या हुआ लिंतु, क्या बात है? उसका चेहरा गंभीर और तनाव से भरा था। उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, कोई हमें देख रहा है। यह सुनते ही लिंग यिन चौंक गई। क्या? वो गुस्से में जोर से बोली, कौन बदमाश मेरी जासूसी करने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो ठिठक गई। अरे फादर, मदर, आप लोग यहां क्यों हैं? दोनों ने उसे घूर कर देखा।
वो पलटकर कहना चाहती थी, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल डांट पड़ी। तुम्हारे पर निकल आए हैं क्या? अब तुम अपनी मां से भी सवाल करोगी? लिंग यिन हकलाकर बोली, नहीं, हम तो बस कुछ बात कर रहे थे। उसके मन में घबराहट दौड़ गई। लिंतु की सीक्रेट एबिलिटी किसी भी हालत में सामने नहीं आनी चाहिए। तभी लिंतु आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी इन्हें सब बताने वाला था। लेकिन सामने खड़े दोनों लोग कुछ और ही सोच रहे थे। लिंतु अब सब सच बताने वाला है। क्या वह सच में मेरी दूसरी बेटी से भी विवाह करना चाहता है? लिंग यिन ने मजबूरी में गहरी सांस ली और बोली, अगर ऐसा है तो मैं सच बता देती हूं। दरअसल अभी हम। लेकिन लिंतु के पिता ने बीच में ही उसे रोक दिया। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो मेरी बस एक ही शर्त है, कुछ भी हो जाए तुम लिंग जुन को दुख नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर लिंग यिन बिल्कुल उलझ गई। क्या? इस बात का मेरी बड़ी बहन से क्या संबंध है? उधर लिंतु की मां बेचैनी से बोली, तुम लड़की, आखिर और कब तक ये बात छिपाओगी? क्या तुम पहले ही लिंतु के साथ नहीं हो? अगर तुम्हारी बहन को यह सब पता चल गया तो? यह सुनते ही लिंग यिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ओह, तो बात यह है। उधर लिंतु भी झिझकते हुए बोला, हम, क्या ये इतना साफ दिख रहा था? अगर बात इसी की है तो लिंग जुन को पहले से सब पता है। यह सुनकर दोनों कुछ पल के लिए सुन्न रह गए। तो आजकल की नई पीढ़ी ऐसी है, इतने खुले विचार, और न जाने क्यों थोड़ा सा प्रभावित भी महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। लेकिन आखिर में उन्होंने खुद को शांत किया। जो होगा देखा जाएगा। लिंतु के पिता ने चुपचाप हामी भर दी। अगर लिंग जुन को भी कोई आपत्ति नहीं है तो हम माता पिता होकर क्या कह सकते हैं? आखिर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सब ठीक से रहो। लिंग यिन इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया क्या कहे। आप लोग अचानक हमारी इस बात पर क्यों आ गए? मुझे तो लगा था कि आप लिंतु की उस खतरनाक एबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। वह बेबस होकर बोला, अब क्या ही किया जा सकता है? हमारे माता पिता इतने तेज दिमाग निकले, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी मां ने नरम स्वर में कहा, लिंग यिन, जब तक तुम और लिंग जुन खुश हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनिया क्या कहती है। आगे बस तुम सब अच्छे से और शांति से रहना। लिंग यिन ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जी। उधर दूसरी तरफ उसके पिता उसे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे अभी यही खत्म कर देंगे। वैसे मुझे पता था कि तुम दिलफेक हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपनी साली तक के पीछे पड़ जाओगे। सच में मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा दिया। ये सुनते ही लिंतु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जल्दी से बोला, फादर, मुझे लगा था कि ये बात कभी ना कभी तो सामने आनी ही थी। मैं तो बस आपकी रिएक्शन देख रहा था। किसे पता था कि सबसे मुश्किल मेरे अपने माता पिता ही निकलेंगे। उसकी मां गुस्से से फट पड़ी, अरे बदमाश लड़के, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वो तुम्हारी साली है, तुम तो हद ही पार कर रहे हो। फिर उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा, सच सच बताओ, तुमने लिंग यिन के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? मैं पहले ही चेतावनी दे रही हूं, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई। अगर तुमने कोई गलती की हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लिंतु बस बेबसी से इतना ही कह सका, शांत हो जाइए। लेकिन उसकी मां शांत होने वाली नहीं थी। उन्होंने उसे झकझोरते हुए कहा, तुम नालायक लड़के, अब तुम्हारे पिता और मैं लोगों का सामना कैसे करेंगे? क्या पड़ोसी हमारे पीछे बातें नहीं करेंगे? तुम सच में। तभी उसी समय लिंग यिन के माता पिता भी वहां आ गए। समधी जी। फिर लिंग यिन के पिता ने लिंतु की ओर देखते हुए कहा, लिंतु, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम हमेशा से अच्छे बच्चे रहे हो। पूरे ग्रेट शाह में तुम जैसा योग्य आदमी मिलना मुश्किल है। जब तक तुम ये वादा करो कि लिंग जुन की उपेक्षा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी सास और मुझे लिंग यिन के साथ तुम्हारे होने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर लिंतु बुरी तरह संकोच में पड़ गया। वो जल्दी से बोला, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं? उधर उसके माता पिता ने बगल से उदास स्वर में कहा, अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है और समधी जी भी ये कह चुके हैं तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बच्चों की अपनी किस्मत होती है, उन्हें अपना फैसला खुद करने दो। ये सुनते ही लिंग यिन का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। क्या? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मां ने तो मेरी शादी अभी से लिंतु से पक्की मान ली है? अब मैं क्या करूं? हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे? रुको, नहीं नहीं, जाओ लिंग यिन, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। आखिरकार लिंतु ने पूरी बात साफ की। असल में
लिंग यिन से मैं कब विवाह करूंगा? इस बारे में लिंग जुन और मैं पहले ही बात कर चुके हैं। अब आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों तरफ के माता पिता ने राहत की सांस ली। उधर लिन निवास के आंगन में लिंग जुन साधना में लीन थी। वो मन ही मन सोच रही थी, लिन तू की वाटर एबिलिटी की वजह से साधना पर्यावरण की कमी अब पूरी हो गई है। अगर इसे अपनी साइकिक पावर के साथ मिलाओ तो मैं जल तत्वों को लगातार इकट्ठा कर सकती हूं और इस तरह एक ऐसा कल्टीवेशन एनवायरनमेंट बना सकती हूं जो कभी खत्म ना हो। मेरी प्राइमल एनर्जी भी लगातार फैलती जाएगी। सफलता। लिंग जुन की इस क्रिया ने तुरंत बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर दिया। शे निंगर के दादा ने आश्चर्य से कहा, स्वर्गीय जल उल्टी दिशा में बह रहा है। क्या यह विचित्र घटना किसी के हेवनली स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की वजह से है? नहीं, शायद कोई पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुका है। नहीं, ठहरो, ये ऑरा, क्या ये लिंग जुन हो सकती है? उसी समय लिंग जुन उस अपार शक्ति को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, तो यही है हेवनली स्टेज। मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऊपर पूरी कहानी का समरी दिया गया है। अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। अब के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे। बाय बाय।